और दूसरी भी जो मेरी बेस थी, दूसरी जो मेरी बेस थी वो थी मेरी टाइम प्रोपोर्शनल। टाइम प्रोपोर्शनेट में क्या था, फर्क क्या था इन दोनों में, मैं बता देता हूँ। फुल ईयर में क्या होता था, हम एट द फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज हम क्या करते थे, हम मंथ यूज्ड टोटल लेते थे, हम सारा साल लेते थे। अगर मेरा दरम्यान में भी कहीं मिड में भी मैंने कोई चीज खरीदी है तो वो भी मेरी 12/12 होती थी, यानी कि 12 मंथ मैंने लिया समझ लो। 12 मंथ मेरे पास एसेट, अगर मैंने एसेट खरीदा अप्रैल में तो समझ लो मैंने जनवरी से खरीदा। फुल ईयर कंसिडरेशन ये होती है। टाइम प्रोपोर्शनल मेथड कहता है कि भाई ऐसा नहीं, जब से लिया तब से कैलकुलेट करो, नाइंसाफी ना करो, ना तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना मेरे साथ नाइंसाफी। टाइम प्रोपोर्शनल कहता है कि भाई जब से लिया तब से करो। फुल ईयर में क्या होता था कि मैं एट द टाइम ऑफ परचेज क्या करता था, एट द टाइम ऑफ परचेज मैं पहले, यानी पहले साल जब मैंने, जिस साल मैंने एसेट खरीदा वो फुल ईयर कंसिडर करता था। और जब मेरे एसेट लास्ट ईयर होता था तो लास्ट ईयर में अगर कुछ महीने बच रहे तो मैं नील कैलकुलेट करता था, वहाँ पे नील वैल्यू लेता था। और फिर मेरी ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया था, यहाँ पे देखें, जब मैं कैलकुलेट करने लगा था तो टाइम प्रोपोर्शनेट में मैंने क्या था, एट दिस टाइम फर्स्ट ईयर में परचेज मंथ यूज लेंगे, और यहाँ पे भी मंथ यूज टाइम प्रोपोर्शनेट में। फुल ईयर में मैंने क्या किया था, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर परचेज हम क्या करते थे, फुल ईयर कंसिडर करते थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ लास्ट ईयर ऑफ एसेट हम क्या करते थे, नील मंथ लेते थे। तो ये मैं ओवरव्यू कल का सिर्फ दे रहा हूँ और हम उसके आगे चलेंगे। फिर डब्ल्यू मेथड पढ़ा, फिर स्ट्रेट लाइन का हमने फार्मूला पढ़ा। तो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला हमने काफ़ी देख लिया वहाँ पे। और फिर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन करवाई थी स्ट्रेट लाइन में, जो डेफिसिट की कैलकुलेशन करवाना चाहिए, वो मैंने आपको करवाई थी भाई चार्ट के फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में मैंने करवाई थी। मैंने आपको वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं करवाया था, मैंने कहा था कि आप चार्ट के फॉर्म में कर लो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एक ही जगह से आपको मिल जाया करे। अगर कभी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो एक ही फॉर्म में आपको मिल जाया करेगी। फिर मैंने डब्ल्यू मेथड करवाया। डब्ल्यू मेथड के अंदर फिर मैंने फॉर्मूला यूज़ किए। डब्ल्यू मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या था वो हम देख लेते हैं। डब्ल्यू मेथड के अंदर फॉर्मूला ये था, ये भाई ये किधर गया, डब्ल्यू मेथड के अंदर फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था। डब्ल्यू मेथड के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू मेथड के अंदर, उसमें उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई मंथ यूज और टोटल मंथ। अच्छा, रेट क्या होता है, रेट मैंने आपको कल बताया था कि भाई आप पहले से एक एस्टिमेटेड अपनी जेहन में बना लेते हो कि अगर मैंने ये एसेट है तो ये 10% हर साल अपनी वैल्यू यूज करेगा, तो जो 10% आपने कंसिडर किया कैलकुलेशन करते वक्त तो वो आपका रेट कहलाएगा। और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है कि हर साल की जिस साल की आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, देखो ये फॉर्मूला जिस साल में आप अप्लाई कर रहे हो उस साल तक, उससे पहले जितनी भी डेप्रिसिएशन आई है उस साल तक सारी वो प्लस करो। जब मैं प्लस करता हूँ साल के डेप्रिसिएशन तक, मैं दोबारा लफ्ज बयान करता हूँ। देखो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जिस साल में खड़े होके आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो उस साल से पहले जितनी भी डेप्रिसिएशन आई है आपने सबको प्लस कर लिया। जब वो प्लस हो गई तो उनको कहा गया, उनको नाम दे दिया अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। उसका नाम मैंने दे दिया अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, आप लोगों के मुझे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इस वजह से नहीं आएंगे कि मैं यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है आपके क्वेश्चन मुझे पास ऑन नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने देखा डब्ल्यू मेथड के अंदर भाई मैं चैट पे अभी बार बार नहीं जा सकता। आप रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड यहाँ से कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है सब किसी के, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से आज मैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं आपकी बात सुन सकूँ। हाँ मुझे चैट पढ़नी पड़ जाएगी, तो चैट इतना टाइम नहीं है कि मैं चैट पढ़ाऊँ, तो हम टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन जो एंड पे होंगे तो एंड पे मैं सॉफ्टवेयर जब क्लोज करूँगा तो आपको क्वेश्चन भी आपके मैं वहाँ से तब ले लूँगा। अच्छा, डब्ल्यू के अंदर ये फार्मूला यूज किया। अब मैं मेथड कौन सा फिर मैंने यूज किया, टाइम प्रोपोर्शनेट। जब मैंने डब्ल्यू का यूज किया और मेथड मैंने लिया टाइम प्रोपोर्शनेट मैंने ये, फिर मैंने देखा कि अगर रेट गिवन हो, डब्ल्यू मेथड जब मैं यूज कर रहा हूँ और अगर रेट ना गिवन हो तो क्वेश्चन मेरा तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक रेट गिवन ना हो। तो रेट गिवन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, रेट को फाइंड करना पड़ता है। और रेट को फाइंड करने के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी, ये मैंने आपके सामने खोली हुई है। अच्छा, फिर रेट अगर नहीं गिवन तो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर रेट गिवन है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं रेट को कैलकुलेट करूं दोबारा से। रेट एक दफ़ा गिवन है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या करते हो, रेट को फाइंड करते हो। रेट को फाइंड किस तरह से करना है, ये फॉर्मूला था 1 - n रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट
अंडर रूट कॉस्ट, और ये मैंने एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इसी का लिख दिया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ की थी और मैंने चार्ट बना दिया। चार्ट कैसे बना था ये हम कल कर चुके हैं, आज एक दफ़ा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब दोबारा देख लेंगे। सिर्फ अभी मैं ओवरव्यू कल का दिख रहा हूँ कि डब्ल्यू मेथड के अंदर फॉर्मूला ये वाला लगना है, और उसके अंदर रेट गिवन होता है। रेट अगर ना गिवन हो तो हमें इन्फॉर्मेशन शुरू करनी, यानी डेप्रिसिएशन शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, रेट फाइंड करना पड़ता है। रेट फाइंड करने के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इफ रेट इज नॉट गिवन देन बिफोर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वी विल हैव टू कैलकुलेट रेट। और रेट कैसे फाइंड किया, ये इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला यूज करके। अच्छा, जब ये बातें कर ली, फिर मैंने कल आपको, फिर मैं सर्विस और मेथड यूज करवाया। सर्विस और मेथड के जरिए से मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। मैंने कहा भाई यही मेरा क्वेश्चन है और इतनी उसकी लाइफ है, जिससे पहले साल उसने एसेट ने टोटल उसके और जितने थे सर्विस, और उसका मतलब कितने घंटे वो यूज हो सकता है, कितने घंटे वो यूज हो सकता है। मैंने कहा 20,000 और यूज हो सकता है। फिर मैंने कहा 2003 में मेरे पास सिर्फ 1500 और यूज हुआ, 2002 में मेरे पास सिर्फ 6000 घंटे यूज हुआ, 2003 में मेरे पास सिर्फ 7000 घंटे यूज हुआ। तो फिर मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला क्या बना सर्विस और मेथड के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आवर्स यूज डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। लेकिन अगर इसको मोल्ड कर लिया मैंने, यही फॉर्मूला है, इसको सिर्फ मोल्ड कर लिया, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अकेला है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल आवर्स लिख दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया भाई। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैंने फॉर्मूले को रिक्रिएट किया, मैंने नया नहीं बनाया, वो मैंने रीअरेंज किया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर मैंने एक और बात लिखी, अगर कभी क्वेश्चन सर्विस और का आ जाए या कभी क्वेश्चन आउटपुट का आ जाए तो आपसे पर यूनिट भी मांग सकता है। अगर सर और मेथड है तो पर यूनिट और पर और रेट भी मांगेगा, वो पर और रेट भी मांग सकता है। तो पर और रेट के लिए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्स, ये आपको क्या दे देगा, पर और का रेट दे देगा। और पर और को रेट, अगर आप पर और के रेट को, अगर आप पर और के रेट को, पर और रेट को जब मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, और यूज के साथ, तो वो भी आपकी डेप्रिसिएशन ही होती है। ये मैं फॉर्मूला कल वाला ही है जो हमने कल किया था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगा, तो उस साल की डेप्रिसिएशन क्या बनी आपकी, तो वो वही आ जाता है। ये फॉर्मूले के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, और इसका दूसरा नाम भी है, इसके आंसर का दूसरा नाम है पर और रेट, पर और रेट, पर और रेट। पर और रेट को जब और यूज के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डेप्रिसिएशन वहां से भी मिल जाएगी। अगर कभी ये क्वेश्चन में ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, टोटल यानी कॉस्ट भी नहीं गिवन, रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं गिवन, लेकिन हाँ फिर आपको पर और रेट गिवन होगा। पर और रेट जब गिवन हो तो परेशान नहीं हो जाना कि सिर्फ ये यूज होगा, बल्कि इसका आंसर जो होता है वो पर और रेट ही होता है। तो आप वहां पे तब यूज करोगे सर्विस और मेथड के लिए। फिर यही मेथड यूनिट आउटपुट मेथड था। यूनिट आउटपुट मेथड, सिर्फ फर्क क्या होना, आउटपुट मेथड में होता है कि मेरी एक मशीनरी या मेरा कोई एसेट कितनी कितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है। यूनिट आउटपुट का मतलब है कितने वो यूनिट बना सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई एक मशीनरी खरीदता हूँ, अगर कोई एक मैं मशीनरी खरीदता हूँ तो उसकी, अगर कोई एक मैं मशीनरी खरीदता हूँ, मशीनरी खरीदता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता होता हूँ, देखो डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी में क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन के अंदर तो हमें पता होता था कि इतनी लाइफ है, 4 साल चलना है, 5 साल चलना है, 6 साल चलना है। और डब्ल्यूडीवी के अंदर हमें क्या पता होता था कि डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हमें क्या होता था कि भाई इतनी परसेंटेज है कि इसने 10% हर साल वैल्यू लूज करनी है। सर्विस और के लिए हमें पता है कि इसने इतने घंटे चलना है। यूनिट आउटपुट मेथड में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है तो तब हमें ये एस्टिमेटेड, हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेट हम कंसिडर करते हैं कि कितने वो चीज़ें बना सकेगा। एक ऐसी मशीनरी अगर मैं खरीदूं तो हमें ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि कितनी मशीनें मैंने, कितनी उस मशीन के साथ कितने यूनिट बना सकता हूँ। यानी जितने उसने मैक्सिमम यूनिट बनाने हैं उसके बाद उसने एक्सपायर हो जाना है, मशीन ने खराब हो जाना है। उसने यानी 20,000 यूनिट बनाना है तो उसने बना के वो खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू इतनी, उसकी उसकी लाइफ इतनी है। यानी वहां पे मुझे मुझे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए गए होंगे, मुझे नंबर ऑफ ना और गिवन होंगे, ना नंबर ऑफ मुझे रेट, परसेंटेज रेट गिवन होगा, बल्कि आउटपुट में मैंने देखना होगा कि कितने उसने मुझे यूनिट बनाने हैं। अब कितने यूनिट बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टोटल यूनिट्स जितने यूनिट कितने बना सकता है, टोटल यूनिट्स बनाते हैं, मैं कहता हूँ टोटल यूनिट बना सकता है 20,000। और 2003 में उसने 1500 बनाया, 2002 में 6,000, फिर 7,000, फिर 5500। फिर ये इन्फॉर्मेशन के साथ यूज करके हमने क्या किया था, हमने एक चार्ट बना लिया था ये वाला।
ये वाला चार्ट हमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर हमें डेप्रिसिएशन मिल रही है, इसी के अंदर अक्यूमुलेटेड मिल रही है, इसी के अंदर बुक वैल्यू होती है। अक्यूमुलेटेड मैं दोबारा बताते जाऊँ, देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पर मैं 2004 में खड़ा हूँ, ये मैंने 2004 में खड़ा होना, तो 2004 से तक 2004 तक मेरा उससे पहले वाली डेप्रिसिएशन और उस 2004 में जो डेप्रिसिएशन आई उनका मजमुआ, उन दोनों को प्लस कर लूँ तो मेरी उस साल की क्या आ जाएगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं सम ऑफ ऑल द इयर्स डेप्रिसिएशन, सम ऑफ डेप्रिसिएशन, सम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द इयर्स। अच्छा, फिर ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ तक करवाया था। कल मैंने सिर्फ ये बातें 4-5 की थी, यूनिट आउटपुट मेथड तक हमने बातें की थी, और उसमें आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, और यूनिट आउटपुट मेथड से करने, मैं सम ईयर डिजिट से करने लगा। मैं यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और इसको आज मैंने करवाना है आपसे, कर देना, करना है मैंने यूनिट आउटपुट मेथड से, यूनिट सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, सॉरी सम ऑफ ईयर डिजिट। पेंडिंग पोर्शन क्या था, देखो पेंडिंग पोर्शन है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड मैं यूज करने लगा हूँ, ये वाला। और ये 5वां था, और ये लास्ट हमारा ये रह गया, मेथड हमारा लास्ट रह गया, यानी डेप्रिसिएशन का मेथड लास्ट है ये वाला। इससे आगे कोई, इसके आगे कोई चीज़ें नहीं, इससे यानी डेप्रिसिएशन इन्हीं मेथड से होनी है, और इससे आगे यहाँ कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो वो कॉम्प्लिकेशन कैसे होंगी, थोड़ी बातें और आएंगी, बातें आनी है, वो हमने देखनी है यहाँ पे, देखो। और चार्ट में वही वाला बनाऊंगा, चार्ट में आपके सामने आज बनाता हूँ। देखो सबसे पहले आप ईयर लेते हो चार्ट में, 21 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। देखो चार्ट के अंदर सबसे पहले आपने ईयर लेना कि किस साल की डेप्रिसिएशन लेनी, फिर आपने कॉस्ट लेनी कि मैंने खरीदा कितने का, मैंने खरीदा कितने का। अच्छा, मैं खरीदा कितना, एक मिनट रुके। अच्छा, और फिर मैंने कॉस्ट, देखो मैं चार्ट आपके सामने बना रहा हूँ, ईयर लिखा, कॉस्ट लिखी, फिर मैंने लिखा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं फॉर्मूला की वर्किंग, फॉर्मूला की वर्किंग, फॉर्मूला किस तरह, कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, फिर मैंने उस फॉर्मूले का आंसर यहाँ पे जो आएगा उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब देखिए, अब देखिए ये मैं यूज कर लूँ तो सम ऑफ ईयर डिजिट, मेरा मेथड कौन सा आखिरी वाला रह गया था, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ईयर डिजिट मेथड। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद मैंने अब इसमें पुट करना है। देखो अब अगर क्वेश्चन मुझे कहे कि सिर्फ आप बताओ 2003 की बताओ मुझे डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन मुझे कहे 2003 की बताओ, मैं 3 की बता दूंगा। चार्ट में बनाता हूँ सारे सालों के लिए क्वेश्चन। देखो मैं आपके सामने सारे सालों का चार्ट बना रहा हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कोई एक स्पेसिफिक ईयर का चीज मांग रहा है ना, तो आपने सारे सालों का चार्ट नहीं बना देना। ये जो चार्ट मैं आपके बना रहा हूँ, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ये जितनी भी उसकी लाइफ है मैं उतनी ही बना रहा हूँ, टोटल बना रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से जो क्वेश्चन मांगा जाए कि फलां ईयर का बता दो, फलां ईयर का, आपने उसी का बताना है, आपने सिर्फ उसी का बनाना है। यहाँ पे मैं सारा बनाऊंगा। ये अब मैं बताऊँ, देखिए बशीर ने एक मोटर वैन ली 1 मई 2003 को, और उसकी कॉस्ट थी 30,000। मोटर वैन, अब वो मोटर वैन उसने जब लिया, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी, 4 ईयर्स। अब वहाँ पे अच्छा क्या कह रहे हैं, 10 क्या, इसमें कौन सा लेक्चर चल रहा है, 10 पार्ट 2। अच्छा 10 के भाई कुछ हमारा पेंडिंग पोर्शन था, हम वो कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, जब अभी आ रहे हैं कल को डेफिनेशन के अंदर हमारे टॉपिक के अंदर कुछ बातें रह गई थी, तो वो बातें मैं एक हमारा मेथड रह गए थे, फिर एंट्रीज रह गई थी, और फिर वो सारी बातें हमारे टी काउंट रहते हैं। देखो 3-4 बातें रहती हैं, एंट्रीज पढ़ी हैं, टी काउंट पढ़े हैं, और एक हमारा ये मेथड पढ़ा हुआ था। अच्छा देखो मैं बात शुरू कर रहा हूँ 2003 में। मैंने एक मशीनरी लिया 1 मई 2003 को, मैं 1 मई 2003 को लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें 105, और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा फुल ईयर कंसिडरेशन है, ये मेरी टाइम प्रोपोर्शन, सॉरी टाइम प्रोपोर्शन के साथ कर रहा हूँ, टाइम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, या फिर आप फुल ईयर भी कह सकते हो। आप मैं यहाँ पे फुल ईयर भी ले सकता हूँ और टाइम प्रोपोर्शनेट भी। टाइम प्रोपोर्शनेट में क्या होता है कि मैं एग्जैक्ट मंथ लूंगा, कितने मंथ यूज किया, कितने मंथ नहीं यूज किया, मैं एग्जैक्ट लूंगा। और फुल ईयर में क्या होता है कि मुझे फुल ईयर में क्या करना होता है कि फुल ईयर में मैंने मैंने बेशक मैंने एसेट लिया हो, मैंने अगस्त में लिया हो, लेकिन वो मैं जनवरी ही कंसिडर करूंगा कि वो जनवरी से मेरे पास है, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन से मेरे पास एंड ईयर ऑफ ऑपरेशन तक, यानी कि 12 के 12 महीने कंसिडर करूंगा एसेट में, जब भी दरमियान में ले लूँ। अच्छा, अब मैं इस चार्ट को फिल आउट करना है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि मुझे जितनी एसेट की लाइफ है ना, सारी की सारी डेप्रिसिएशन हर साल की कैलकुलेट करके दो।
2003 की भी कैलकुलेट करो, 2004 की भी करो। अब 4 ईयर मेरे कंप्लीट कहाँ पे होने हैं? 4 ईयर मेरे कंप्लीट होने हैं भाई, एक में 31/12, एक यहाँ पे 31/12/2003 एक, फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा 31/12/2004, 31/12/2004 को दूसरा साल पूरा हो जाएगा, फिर 31/12/2005 को, फिर 31/12/2006 को। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरे पास 4 ईयर लाइफ है, इसकी यूजफुल लाइफ है जी, यूजफुल, मैं यहाँ पे आता हूँ, यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स है भाई। अच्छा, 4 ईयर, एक साल के अंदर आपको पता है कि कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं टोटल। मैं देख लेता हूँ कितने, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 के साथ, 4 साल कह रहा है, तो आपके पास टोटल मंथ्स होने चाहिए 48 मंथ्स, 48 मंथ्स होने चाहिए आपके पास, ये वाली बात। अच्छा, अब होना पता क्या होता है, करना अपने यहाँ पे क्या है, करना अपनी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। सबसे पहले आपको अगर यूजफुल लाइफ गिवन है ना, कितनी गिवन है? 4 साल गिवन है, आपको सम ऑफ 4 ईयर, सम ऑफ 4 ईयर करना पड़ेगा, सम ऑफ 4 ईयर करना पड़ेगा यहाँ पे। पहले मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में सबसे पहले, अभी ये बार बार जो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, अब आपको पता है कि यहाँ पे एसेट जो है सम ऑफ ईयर डिजिट है, सम ऑफ ईयर डिजिट का मतलब क्या हुआ? मुझे पता है कि मेरी यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स, मुझे पता है कि मैं ये इसको खत्म कर रही हूँ, तो मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे पता है यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ ईच डिजिट करोगे। सम ऑफ ईच डिजिट से मुराद क्या? सम ऑफ ईच डिजिट से क्या मुराद है कि आप 4 ईयर में कितने डिजिट आते हैं? 1 आता है, फिर 2 आता है, 4 तक कैसे पहुंचेंगे? 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, तो इसको प्लस करोगे। देखो 1 + 2 + 3 और +4 जो है ये कितना बना? 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 10 बना। यानी 4 ईयर्स का जो डिजिट्स को अगर मैं प्लस करूं, 4 ईयर्स को जब मैं डिजिट में कन्वर्ट कर लेना, पहले मैंने 1 2 3, अगर मुझे दिया होता है 6 ईयर, अगर मुझे दिया होता है यूजफुल लाइफ 6 ईयर गिवन होती, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस ये 6 तक करता मैं, फिर मैं ऐसे करता और उसकी भी वैल्यू लिखता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर मुझे 4 ईयर लाइफ की, एक, फिर आपने इसकी फ्रैक्शन बनानी है, ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक्शन कैसे बनेगी ये अब आपने नोट करना है, ईयर फ्रैक्शन बनानी है। ईयर फ्रैक्शन 2003 के लिए क्या बनेगी? दो पहले ईयर वन के लिए क्या बनेगी? ईयर वन में कह देता हूँ, ईयर 2, ईयर 2, ईयर 3, हर साल की, क्योंकि लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स है, क्योंकि लाइफ है 4 ईयर्स। जब लाइफ मेरी 4 ईयर्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि इनको फ्रैक्शन में, इसकी एक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। डिजिट में तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी यूजफुल लाइफ को मैंने 1 2 3 4 ले लिया, वो मैंने लिख लिया और उसको 10 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है? 2003 के लिए, 2003 के लिए, 2004 के लिए, 2005 के लिए, 2006 के लिए, और 2007 में भी कुछ पोर्शन यूज होगा, क्योंकि मैं मेथड यूज कर रहा हूँ टाइम प्रोपोर्शनेट, मतलब जितने मंथ एग्जैक्टली वो यूज कर रहा है मैं वो यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ईयर फ्रैक्शन फॉर्मूले के अंदर मुझे ईयर फ्रैक्शन यूज करनी है, वो कैसे कैलकुलेट होगी कि आपको पता है कि, देखो, अब देखिए यहाँ पे देखें 2000 2000 जो है, अब देखें सम ऑफ ईयर डिजिट में, देखें अब ईयर वन में फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन जब पहले साल बनानी है ना, तो आपने वो डिजिट जो बनाया मैं, जो आपने डिजिट बनाया है, सबसे आखिर वाला डिजिट लेना पहले, यानी सबसे आखिर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, 4 को डिवाइड कर देना वो जो आपने टोटल सम किया हुआ है 4/10। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे 4/10, मैं यहाँ पे कहता हूँ 4/10। और यहाँ पे ईयर 2 में जब आना है ना, तो एंड वाले में, एंड एंड से दूसरे की तरफ, यानी आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, 4 3 2 1। अब आपने आपने वो रिवर्स कर लेना, समझ लें आप रिवर्स कर रहे हो। पहले साल में आप 4 लोगे, दूसरे साल में आप क्या लोगे? 3 लोगे, यहाँ पे फिर मैं लूंगा 3/10, 3/10। और तीसरे साल में आप लोगे 2/10, यहाँ पे तीसरा साल क्या? 2/2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब फ्रैक्शन बनाओगे, वो फ्रैक्शन कहाँ पे आएगी? वो 2 बाय आएगी, 2/10। और फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी 1,
तो 1 जब जब एंड वाले साल में, एंड वाले ईयर में फ्रैक्शन क्या आएगी 1/10, 1/10। अच्छा, और उसके बाद भी 1/10 ही लेनी होगी। वो क्यों लेनी होगी कि टाइम प्रोपोर्शनल मेथड है, तो वो भी मैंने वही यूज करनी होगी, क्योंकि मुझे कुछ महीने मेरे 2007 में भी यूज हो रहे हैं। जब मेरे कुछ महीने 2007 में यूज होने हैं, तो आप, मैं कह रहा हूँ ये मेथड जो है ना सम ऑफ ईयर, ये फुल के लिए लो। आपकी बुक में भी फुल के लिए, तो फिर मैं क्यों आपको पंगे में डालूं। फुल ईयर कंसिडरेशन है, फुल ईयर कंसिडरेशन, फुल ईयर कंसिडरेशन, फुल ईयर कंसिडरेशन। और फुल ईयर कंसिडरेशन में आप आखिरी साल में कोई वैल्यू नहीं लेते, आप पहले साल में सारा 12 के 12 कंसिडर करते हो। 4/10। अब यहाँ से मैं पॉज करके आपसे मैं क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ यहाँ से, ये फ्रैक्शन बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं है। अब बताएं मुझे, आप लोग बताएं थोड़ा सा कि फ्रैक्शन समझ आई कि नहीं आई। क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। आगे आ गई। जी सर। देखो, सबसे पहले आपने कहना जो आपकी यूजफुल लाइफ हो ना, उसके डिजिट को एक एक करके प्लस कर लेना। यानी 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 डिजिट आ गया। फिर जब आपने फ्रैक्शन बनानी है ना, तो जितने डिजिट हो ना, आखिरी डिजिट को पहले रख लेना है और रिवर्स लिख लेना है, 4 3 2 1। और पहले साल की जो फ्रैक्शन बनेगी 4/10, दूसरे साल की फ्रैक्शन बनेगी 3/10, तीसरे साल की फ्रैक्शन बनेगी 2/10, और चौथे साल की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। समझ आएगी? कोई ऐसा है जिसको ना समझ आएगी? सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी। सर ये आपने किया ना सम ऑफ ईच डिजिट में, इसमें 1 2 3 4 ये आपने जो इसमें ईयर मेंशन है क्वेश्चन में, ये उसके आपने उसके अकॉर्डिंग किया 1 2 3 4 और फिर उसको प्लस करके आपने 10 किया? जी। कितने ईयर थे? यूजफुल लाइफ कितनी थी? 4 ईयर गिवन था ना? कितने ईयर गिवन थे क्वेश्चन जी के अंदर? 4 देखो ईयर ना। गिवन थे। हाँ, तो 4 अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करता डिजिट को, इस ठीक डिजिट है, को। बस ये नहीं समझा। ठीक और फिर और सर दूसरा आगे। ये हमें कहेंगे क्या कि हमने फाइंड क्या करना है, मतलब मल्टीपल इसके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? देखें, इसमें हमने डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब डेप्रिसिएशन जब हमने कैलकुलेट करनी होती है, तो हमें रेलिवेंट उसके लिए डाटा इकट्ठा करना है। अब जब रेलिवेंट सही। डाटा इकट्ठा होना है, अब मुझे अगर वो कहता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 2004 के लिए, कितने के लिए, कौन से ईयर के लिए? 2004 के लिए। तो 2004 के लिए जो फ्रैक्शन यूज होगी कौन सी होगी? 3/10। कौन सी होगी? 3/10 की। 3/10 और की। अगर वो मुझे कहता है 2005 की आप कैलकुलेट करो, क्या करो? 2005 की। 2005 का, तो मुझे फ्रैक्शन कौन सी यूज करनी पड़नी है? 2/10। कौन सी भाई? 2/10। 2/10। तो मतलब आपने पहले साइड पे जाके वर्किंग अपने रफ वर्क में दिमाग में कर लेनी है, वैसे कर लेनी है। आपने सबसे पहले डिजिट को क्या करना है, अलग अलग लेके प्लस कर लेना। फिर अच्छा आप, सर। जी सर ये 2003 पहले क्यों आया, 4 बाद में, 5, ये इसकी कैसे अरेंजमेंट आई थी? देखो, मैंने मशीनरी खरीदी 2003 में ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 3 में 2003 खरीदी। में मशीनरी तीन खरीदी। 3 से आगे चलेगा ना, 4 साल जी के पीछे चलेंगे, आगे चलती ना चीज। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आगे आएगा 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, फिर 5 और 6 आया, और फिर उनकी डन हो मैंने गया। फ्रैक्शन बना ली मैंने। डन हो गया, ठीक हो। ओके अच्छा, सर, ओके ओके। ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूँ भाई। फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे दिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे है कॉस्ट, कॉस्ट और इसको मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। क्या करना है? सिंपल। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सम ईयर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ईयर फ्रैक्शन। कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? बस यही फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला इसका भाई, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर का फ्रैक्शन। समझ आई? जी सर आ गई। इसका फॉर्मूला सिंपल, इसमें कोई कम्युलेटिव माइनस नहीं करना, कोई रेसिड्यूल वाले रेसिड्यूल का चक्कर नहीं इसमें लेना आपने। जी बताएं, जी बताएं, कोई किसी का कोई है? नहीं सर। कोई? अच्छा चले, मैं अब रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा, उसमें होगा आपकी आवाज़ पॉज हो जाएगी। अब यहाँ पे रिज्यूम ही चलें, देखें। अब जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने यूजफुल लाइफ को कन्वर्ट कर लिया सम के अंदर, पहले कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसके रिवर्स करने के बाद मैंने हर साल की क्या कर ली, मैंने हर साल की अपने फ्रैक्शन बना ली। अब चार्ट अगर मुझे शुरू से करना है तो शुरू से कर लूंगा। अगर मुझे वो कहता है कि 2005 की मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ ईयर डिजिट, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं 2005 में जाऊंगा, ये वाला, ये देखो 2005 में
कॉस्ट मुझे पता है 30,000 है, कॉस्ट मुझे पता है 30,000 है, उसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। और फ्रैक्शन क्या आई है 2005 की फ्रैक्शन क्या है 2/10, 2/10 है, तो मैं 2/10 कर दूंगा सिंपल। 2/10 मैं सिंपल क्या करूंगा 2/10 कर दूंगा, ये इसके सम बिल्कुल आसान है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ये वाला, यहाँ पे ये मेरी आ जाएगी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6,000 रुपए। और अगर इसी तरह मुझे कहता है 2006 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, तो फिर मैं 2006 की फॉर्मूला लगा दूंगा। और 2006 की फ्रैक्शन क्या आएगी, 2006 की फ्रैक्शन सिंपल क्या आएगी 1/10, और वो मैंने अलग से लिख ली। और ये इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा अभी देख लेते हैं। उसने 3,000 निकाला। और इसी तरह क्या होगा, अगर इसी तरह मेरा बाकी सालों में भी, अब मैं कहता हूँ कि आप सारे सालों के निकालो। मैं सबसे पहले मुझे पता चला कि 30,000 का मैंने लिया है, तो मैं सबसे पहले मैं बात शुरू करूँ। देखो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, मैं दोबारा करूंगा अभी। अब मैं चार्ट को दोबारा बना दूंगा। कॉस्ट दी फॉर्मूला भी पहले साल में अभी आती तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ना फॉर्मूला लगता है, ना डेप्रिसिएशन होती है, ना अकोमोडेट होता है। बुक वैल्यू वही की वही। बुक वैल्यू से मुराद है कि कोई उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस तो नहीं करनी, अकोमोडेट डेप्रिसिएशन माइनस तो नहीं करनी। अकोमोडेट डेप्रिसिएशन आती 0 थी, तो इसलिए मेरा फर्क कोई नहीं पड़ा, कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड 0 ही रहा, 30 ही रहा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक मिनट रुकिए भाई, चलें शुरू कर लेते हैं अभी, एक मिनट बस मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँ। देखो सबसे पहले कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट ले ली, फॉर्मूला कोई नहीं आना पहले पहले। अब 2003 के एंड पे देखो, स्टार्ट में कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती, स्टार्ट में कुछ भी मुझसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती। यानी स्टार्ट में मेरा एसेट कभी आते ही वैल्यू लूज नहीं करेगा, बल्कि जब पूरा साल यूज कर लेंगे एंड पे। याद रखें डेप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होती है, मिड ऑफ द ईयर कभी कैलकुलेट नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, मुझे पता है सम ऑफ ईयर डिडेड का मेथड क्या, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर फ्रैक्शन मैंने हर साल के अलग से निकाली हुई है। कॉस्ट मुझे गिवन है 30,000, मल्टीप्लाई बाय ईयर फ्रैक्शन कितनी है 2003 की कितनी है, मैंने अलग से की है। ये 2003 की मेरी है 4/10। मैंने सिंपली क्या करना है 4/10 ले लेना है, 4/10 आ गया। और पहले मैं फ्रैक्शन ही लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लेता हूँ सारों की। अब 2004 की कितनी है 3/10, 2005 की कितनी है 2/10, 2006 की कितनी है 1/10, मैंने लिख ली। और इन सारों के मुझे क्या करना है आंसर लिख लेने, बस यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे, और सबके आंसर आ जाएंगे। देखिए पहले साल मेरी 12,000, इस मेथड के जरिए से पहले साल मेरी 12,000 डेप्रिसिएशन, उसके अगले साल मेरी 9,000, उसके अगले साल 3,000, और उसके अगले साल मेरी आई है 3,000 ऐसे। तो ये मेरी सिंपल क्या होगी डेप्रिसिएशन, मैंने हर साल की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेट कर ली मैंने। जब मैंने ये कैलकुलेट कर ली, ठीक हो गया। अब मुझसे अगर कोई पूछे क्वेश्चन के अंदर कि मुझे बता दो 2003 की अकोमोडेट डेफिसिट कितनी है, 2003 की अकोमोडेट डेफिसिट कितनी है, कि उससे पहले 2003 से पहले 0, और उस वक्त कितनी आई, उस साल कितनी 12,000, तो मेरी अकोमोडेटेड बन गई 12,000 बन गई। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी 2003 की बुक वैल्यू कितनी है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बुक वैल्यू कितनी है, सर जी सर बताएं। ये मोहम्मद यूसुफ की स्क्रीन शेयर हो रही है, किसी और की सर स्क्रीन आपकी नहीं हो रही, आपकी नहीं शो हो रही। एक मिनट रुको भाई, मोहम्मद यूसुफ साहब कौन है, रिज्यूम यूर। भाई यूसुफ साहब आपने कमाल ही कर दिए, इधर है यूसुफ। मेरी आ रही स्क्रीन आ रही है अब आपको? जी अब आ रही है आपकी। अब चले सही हो गया, मैं अब शुरू करने लगा हूँ। ठीक, चले जी। मैं चाह रहा था ये जल्दी से एक चार्ट नहीं अभी हमसे बना, एक मेथड था, और अब बाकी बातें कहाँ पे होनी है अभी, क्योंकि समझानी पड़ती है ना। चले करें शुरू, ओके चले जी सर स्टार्ट। चले। अब ये मैंने हर साल का फॉर्मूला तो मैंने बना लिया। फॉर्मूला कैसे बनाया, पहले मैंने ईयर फ्रैक्शन अलग से बनाई हुई थी, मेरे लिए आसानी हो गई। अगर मैं ईयर फ्रैक्शन साथ साथ बनाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने साइड पे पहले से बनाई हुई थी। अब मुझे कोई कहे कि भाई 2003 की अकोमोडेट डेप्रिसिएशन कितनी थी, अकोमोडेट डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, सम ऑफ डेप्रिसिएशन, सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन। सर सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन कहाँ तक की,
सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन 2003 में जब देखेंगे तो 2003 तक सिर्फ ये 12,000 ही आया होगा, उसके ऊपर जो था कम्युलेट कितना 0 था, तो 12,000 जमा 0 तो कितना कम्युलेट निकला 12,000 निकला। और इसी तरह कोई मुझसे पूछे 2000 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। की सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे आ रही है या सारों को इसी तरह आ रही है? सबको इसी तरह सबको से। ही आ रही है, तो सर को आवाज जा ही नहीं रही हमारी, तो कैसे बताएंगे सर? हमारी आवाज भी नहीं जा रही, टेक्स्ट भी पता नहीं पहुंच रहा। सर को भी मैसेज कर देते हैं, ग्रुप में कोई मैसेज कर देना। काफी सारा नहीं कर दिया। तो पहले जितनी रिप्रेजेंट पड़ी है वो अब किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे? किसी की नहीं हो रही कि सर ने अपनी स्क्रीन बंद की है शायद। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा शायद किसी ने फिर दोबारा कर एक रेफरेंस की शेयर हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, आ रही है आवाज? जी अस्सलाम वालेकुम। जी भी आई है, अभी आई है। चलो जी सर अभी आई है। चलें अभी देखें। अब कोई आपसे पूछे कि 2004 की अकोमोलेटेड कितनी है, आपने कहना है कि जी 2003 की 12,000 थी, 2003 की 12,000 अकोमोलेटेड, और उस साल की मेरी कितनी निकली 9,000। कितनी निकली 9,000। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 21,000 बन जाएगा। और कोई आपसे पूछे अगर कि भाई 2005 की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं सम ऑफ ऑल द प्रीवियस डेप्रिसिएशन, यानी पिछले साल तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो, और उस साल जितनी डेप्रिसिएशन आई, पिछले साल की मेरी कितनी है 21,000, पिछला मेरी 21,000, और उस साल मेरी डेप्रिसिएशन कितनी लिखी है 6,000। तो वो 6,000 को जब मैंने प्लस किया तो मेरा ये क्या बन गया 27,000, और ये मेरा एसेट यहाँ पे आ गया। ठीक है। और इसके बाद मेरे से अगर कोई पूछे अगर ये मुझसे कहता है, अगर मुझसे कहता है 2006 में कितनी है, तो आप क्या करोगे पिछले साल की ले लोगे और उस साल की कैलकुलेट करोगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा एसेट की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन उस साल की आ जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात है। लेकिन अगर मैं करूँ ये चीज़ करूँ, अगर मैं ये चीज़ करूँ फॉर्मूले के अंदर, एक में मुझे थोड़ा सा ये अब्जॉर्ब करें, इस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लें कि भाई चीज़ें कैसे बनी है, अकोमोलेटेड कैसे आया, डेप्रिसिएशन कैसे आया। डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला लगा हुआ है, अकोमोलेटेड के लिए मैंने क्या किया पिछले साल के अकोमोलेटेड और उस साल के डेप्रिसिएशन, फिर अगले साल के लिए पिछले साल की अकोमोलेटेड और उस साल के डेप्रिसिएशन, उनको प्लस करता हुआ आया हूँ और मुझे अकोमोलेटेड मिलती रही है। और बुक वैल्यू कैसे आएगी, कल मैंने बताया था कि बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है 30,000, अकोमोलेटेड इस साल कितनी है 12,000, कितनी है 12,000।
तो आपका एसेट की बुक वैल्यू से क्या कहते हैं कि वो वाली वैल्यू जिसमें से मेरा एसेट जितना लूज होना था वो लूज हो गया, यानी जितनी उसने वैल्यू कम करनी थी कर दी। तो बुक वैल्यू वो वाली वैल्यू जो मेरी किताबों में अब नजर आनी चाहिए। एसेट मैंने लिया था 30,000 का, लेकिन 2003 में 30,000 का नोट तो मैंने कर लिया, लेकिन एंड में वो कितने का रह जाएगा, 18,000 रुपए का रह जाएगा। और इसी तरह अगले सालों में जब जाएं तो यहाँ पे 30,000 माइनस, यहाँ पे मेरी कम्युलेटेड कितनी है 21,000, 21,000 लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पे गया 30,000 माइनस 27, उस साल की अकमलेट डेप्रिसिएशन आई 3,000 बन गया। फिर मेरे यहाँ पे एसेट 30,000 माइनस 30,000 और वो एसेट मेरा खत्म हो जाएगा 0। अच्छा, एक चीज जो मैं जो यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, अच्छा जो मैं चीज वेरीफाई, एक मिनट मैं कहता हूँ अगर रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट ले लें, अगर रेजिडुअल वैल्यू तो क्या वो बचती है या नहीं बचती, ये इसमें 3 साल तो ये कितना हो जाएगा 24। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर अब मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगा हूँ भाई। आप में से कल एक लोगों ने कुछ ने देखा होगा कि हर साल जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता था सारे सालों में, जब एंड वाले ईयर में वो मेरा क्या बचती थी, रेजिडुअल वैल्यू क्या बचती थी, रेजिडुअल वैल्यू बच जाती थी। तो अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करने लगा हूँ। थोड़ा सा फॉर्मूले को किस तरह से मॉडिफाई करूंगा कि भाई मेरी रेजिडुअल वैल्यू बचनी चाहिए लाजमी। तो ये कॉस्ट अकेली नहीं आएगी बल्कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। आप लिखोगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और आप क्या कर दोगे, इसको ईयर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ 6,000 और यहाँ पे ये देखें रेजिडुअल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में के अंदर गिवन है, ये देखो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे किया हुआ है। अभी कौन आ गया भाई, अभी एक चीज खत्म नहीं हो रही, बार बार चीजों को डिस्टर्बेंस हो रही है मुझसे। 35 मिनट हो गए। अच्छा इफेक्टिव 35 मिनट, मैंने ये सिर्फ चार्ट ही बनाया अभी भाई, अभी आगे बातें भी होनी है। 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने दोबारा की थी, असल में दोबारा कैलकुलेशन मैंने किया और मेरी कम्युलेट भी चेंज हो जाएगी, सारी चेंज हो जाएंगी, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने रेजिडुअल का फर्क नहीं लिया हुआ था वहाँ पे। अब मेरा सारे फॉर्मूले चेंज हो जाने हैं और इसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। मेरी कम्युलेटेड इतनी बन जाए, कम्युलेटेड भी मेरी चेंज होनी है, कम्युलेटेड भी मेरी चेंज होनी है। ये अब मैं कम्युलेटेड के लिए अलग से मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं खुद ही मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इस सारी खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि एक्सेल है ना, तो उसने खुद ही कैलकुलेट कर दी। सर ये 9600 कैसे आया, ये ऐसे आया कि पिछले साल 0 और उस साल 9600 और 9600 बन गया। सर ये 16,800 किस तरह आया, भाई पिछले साल 9600 और उस साल का 7200। सम कम्युलेटेड किसे कहते हैं, कम्युलेटेड इसे कहते हैं कि भाई मेरी उस साल तक कितनी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई है, उस साल तक मेरी टोटल डेप्रिसिएशन क्या हुई, पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस पिछले साल तक की कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस उस साल की डेप्रिसिएशन, तो मेरी टोटल कितनी होगी उस साल की 16,800। और फिर ये वाली जो बाकी चीजें भी निकल आएंगी और इसको आप कर लोगे। और ये भी मैं आपको खुद ब खुद मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाने लगा ताकि चार्ट प्रिपेयर हो जाए फौरन से फौरन। और ये जब आपको चाहिए होगा, देखें अब एंड पे कितना बच गया, रेजिडुअल वैल्यू बच गई। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा एसेट की रेजिडुअल वैल्यू वो होती है जो कि मुझे साल के बेशक जितना मर्जी एसेट लूज कर जाए लेकिन उसकी वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू रहनी ही रहनी होती है, ठीक है। तो ये वो वाली बात थी कल में। ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट में आपने फॉर्मूला याद, मेन क्या काम करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फिर आपने क्या करना है, अगर कुछ भी मतलब वो आपसे कह दे कि ईयर 2 का मुझे बता दो सम ऑफ ईयर डिजिट से डेप्रिसिएशन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितनी यूजफुल लाइफ है उसको प्लस करोगे, डिजिट उनके डिजिट्स को प्लस करोगे और 2 के ऊपर कैसे पहुंचोगे, पिछले से रिवर्स करोगे। यानी अगर 1 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 था, अब 4 को पहले लिखोगे, 4 3 2 1। अगर यहाँ पे होता, देखो मैं अब दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मेरे पास यूजफुल लाइफ होती, अगर मेरे पास यूजफुल लाइफ होती, मैं कहता हूँ 10 ईयर्स होती, 10 ईयर्स, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7
प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो ये करता है और इसका जो आंसर आता है वो डिजिट मेरे पास आ जाते हैं, वो एक सम आ जाता है आंसर डिजिट्स का सम आ गया 55। अब मैं कहता हूं कि आप जो है ईयर 5 कैलकुलेट करो, मैं बल्कि ईयर 6 बताओ, ईयर 6 की मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट बताओ। तो ईयर 6 की ईयर फ्रैक्शन क्या होगी, मुझे फ्रैक्शन पहले ढूंढनी है, मुझे पहले फ्रैक्शन बनानी है, मेन काम यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना ही है और कुछ नहीं। फ्रैक्शन कैसे बनेगी भाई, आप गिनो यहाँ से, आप यहाँ से गिनो। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ से रिवर्स लिख लो, इनको रिवर्स लिख लो, 10 8 10 9 सॉरी 9 8, फिर एक्सेल है तो मैं एक्सेल का यूज करता हूँ। यहाँ पे वो खुद ही वो समझ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वो खुद ही, ये देखें एक्सेल है तो खुद ही समझ जाएगा। तो इनको मैंने सब उलट लिख लिया, रिवर्स लिख लिया, यानी डिजिट्स को मैंने रिवर्स लिख लेना है। अब मुझे पता है 10 जो है ईयर 1 है, ये ईयर 1 है, और बाकी ये ईयर 2 3 ये 2 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 2 है। एक्सेल खुद ही समझ आएगा। देखो एक्सेल को मैं क्या कहता हूँ कि भाई एक्सेल तुम खुद समझो, एक्सेल बड़ा समझदार है, यहाँ पे वो खुद ही मेरा समझ आएगा कि ये बंदा चाह क्या रहा है, वो मैंने उस तरह का। ये देखो ये जो रिवर्स डिजिट जो मैंने लिखे, ये रिवर्स डिजिट मैंने लिख दिए, और ये जो 10 है ये है ईयर 1 के लिए, ये 9 है ईयर 2 के लिए, 8 है ईयर 3 के लिए, 6 मुझे चाहिए फ्रैक्शन 6 ईयर की। तो 6 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 5, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 5। 5 आ रहा है, और फिर टोटल सम कितना है, टोटल सम कितना है 55, टोटल सम कितना है 55। इसको, ये फ्रैक्शन बन गई, ये मेरी फ्रैक्शन ढूंढ ली मैंने। अगर मैं कहता हूँ ईयर मैं कहता हूँ ईयर 8 के लिए बताओ, तो ईयर 8 के लिए फ्रैक्शन क्या होगी, ईयर 8 पे कौन सी वैल्यू है 3, ईयर 8 पे कौन सी वैल्यू 3, तो आप 3/55, 3/55 ये फ्रैक्शन। बस इसमें काम है फ्रैक्शन ढूंढना, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में, ठीक है ठीक है। एक छोटा सा मामला है, वो आपसे पूरा चार्ट मांग ले, पूरा चार्ट बता दो, पूरे चार्ट से मुराद है कि आपको हर साल की कैलकुलेट करना पड़े, तो ये चार्ट हर साल की कैलकुलेट कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली कोई एक साल की मांग रहा है तो आप एक साल की पहले उस साल की फ्रैक्शन ढूंढ लो और उसको ये फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला, अगर जैसे ये वाला फार्मूला कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, बस उस साल के डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आपका सारा क्या काम हो जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। हमारा ये थोड़ा सा ओवरव्यू खत्म हो गया। अब हम अगले अगले की तरफ आते हैं। आउटपुट मेथड हमने कर लिया, समझ लो। अब मैं कहता हूँ कि डेप्रिसिएशन तो मैं कैलकुलेट करूंगा और सारे मेथड ही यूज करूंगा, यानी कि डेप्रिसिएशन हर मेथड तो मुझे पता चल गया। नॉर्मली मैंने दो मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूटीवी के ऊपर। डेप्रिसिएशन मेरा टॉपिक तो हो गया, मैंने कैलकुलेशन नॉर्मल करना सीख लिया था। अब डेप्रिसिएशन ऐसी नॉर्मल नहीं आएगी। अब मैं डेप्रिसिएशन कहता तुमसे कैलकुलेट करवाऊंगा जब उसके अंदर न्यू एसेट भी आएगा। यहाँ पे देखो चार्ट के दरमियान में कोई एसेट नया आया था, देखो यहाँ पे चार्ट के दरमियान में कोई नया एसेट आया था, नहीं आया था, कोई आया था नहीं आया था। लेकिन अब मेरा चार्ट थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, यानी अगर कभी, यानी 2003 तक तो ये 30,000 चलता रहा, लेकिन 2004 में मैं कहता हूँ एक और एसेट आ गया, तो 30 में वो एसेट भी ऐड करना होगा। ठीक है, सही है भाई, ठीक है जी सर, समझ आ रही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे आना है, देखो डेप्रिसिएशन ऑफ विद एडिशन ऑफ न्यू एसेट्स। ऐसी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं कि उसके अंदर, उसके यानी दरमियान मिड ऑफ द ईयर मेरे पास कोई नया एसेट भी आ रहा है। यानी अगर मैं कहता हूँ एक एसेट मैंने आज लिया मैंने 10,000 रुपए का, वो चल मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ दरमियान में 10,000 के अलावा भी मैंने एक और एसेट ले लिया, तो फिर कैसे होगी कैलकुलेशन, फिर मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाया करेगी, फिर मेरी कैलकुलेशन नॉर्मल नहीं रहेगी, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। वो कैसी होगी, अब उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन हमको ये लेके आते हैं, मैं कहता हूँ फिर चार्ट ना बनाओ, जब कभी आपके पास डेप्रिसिएशन विद एडिशन ऑफ न्यू एसेट आए ना, फिर चार्ट ना ही बनाओ, बेहतर है। चार्ट बनाओगे थोड़ा सा मैस क्रिएट होगा आपसे, वो चीजें फुल, फिर आप क्या करोगे, इसमें गलती आप फिर क्या करोगे, पूरा चार्ट बनाने बैठ जाओगे। जब पूरा इतना टाइम तो होगा नहीं वहां पे चार्ट बनाने का, अभी तो चार्ट बनाना सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी कि डेप्रिसिएशन कैसे चली है, एंड पे कौन सी वैल्यू बच गई, रेसिडुअल बच गई है, सही है। तो ये था। अब जब आपने डेप्रिसिएशन जब एडिशन के साथ होगी तो आप स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन बनाओगे, आप स्पेसिफिकली जिस साल की मांगे उसी साल की बनाओगे। आपको क्वेश्चन मैं ले आता हूँ आप ही की बुक का, क्वेश्चन मैं ले आता हूँ आप ही की बुक का 2020 इनपुट कहता है कि नहीं है, ये कौन सा, अच्छा
डेप्रिसिएशन कहाँ पे पड़ी हुई है? 10 या ये भाई थ्योरी है भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, थ्योरी का पहला पेज लाजमी कर लीजिएगा आप। ये जो डेप्रिसिएशन के टॉपिक का पहला थ्योरी, इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ये लाजमी, ये वाला मैं अब जहां तक कर रहा हूँ ये आप लोगों को मैं बोनस के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई ये इसमें से एमसीक्यूज भी बनेंगे, शॉर्ट भी बन सकता है, आपसे थ्योरी भी। सर ये हमें कब सेंड करेंगे? ये तो मैंने बनाई नहीं हुई, आपके हैंडआउट्स आपके न्यू वाले हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, अगर ये शेयर कर दें हमारी तरफ या ग्रुप में शेयर कर दें आप। चले मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके भाई और मेरे पास है तो शेयर कर दो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चले अभी ऑफ म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा, अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। अगर कभी हमारा एसेट, अच्छा ये ओपनिंग आ गया, परचेज ऑफ न्यू, बिल्कुल बिल्कुल, ये ओपनिंग और परचेज ऑफ न्यू आ गया, इसमें दोनों बता रहा है। बेसिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कौन आ गया इसमें? ये मेरा एक, मैं कहता कोई और देखें, कोई और अगर क्वेश्चन दिखते हैं यहाँ पे जी, जिसमें चैट बॉक्स में कोई मैसेज फेंका, क्या किया भाई, कौन पूछ रहा है कुछ? सर आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। ठीक आ रही है। चलें बस अभी। अच्छा ये मैं कहता हूँ सिनेरियो 1 है और पहले साल में, अच्छा ये कर दिया उसने। अच्छा ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन है 10 पर, इसको इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाए। अच्छा यहाँ पे आ गया और ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन का एक पार्ट, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है और इसके साथ फिर दूसरा पार्ट भी आएगा। वो दूसरा पार्ट ये नीचे दिया हुआ, नहीं डिस्पोजल पे क्या किया, डिस्पोजल आ रहा है, डिस्पोजल हमने करना ही नहीं। क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया, देखो वो कहता है कि इस देखो आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा ना इस हालत में गिवन होगा। अब वो कहता है, अभी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन के मेथड मुझे पता चल गया, फॉर्मूला उनके सबके पता चल गया। अब मैंने ये वाला चार्ट नहीं बनाना, मैं बिल्कुल चार्ट नहीं बनाऊंगा। अब मैं स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन के तहत मैं काम करूंगा यहाँ पे। भाई 1 साल की मांगी, 1 साल के लिए स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन बनाना मुश्किल नहीं है। हाँ सारे सालों के लिए बनाना पड़ जाए फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, कहता है 2009 है, जनवरी 1, कहता है जनवरी 1 में मेरे पास पहले से कि एक प्लांट एंड मशीनरी पड़ा था। ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी से मुराद ये है कि पहले से मेरे पास एक एसेट पड़ा था जिसकी वैल्यू थी 25,000, पहले से मेरे पास। ये याद रखे, काम आएगा। फिर वो कहता है जनवरी 1 पे फिर पहले से अकोमुलेटेड। देखो जब यहाँ पे चार्ट देख रहे थे आप लोग, तो आप लोग चार्ट में क्या करते थे? अकोमुलेटेड के लिए क्या करते थे? पहले वाला अकोमुलेटेड और उस साल का डेफिसिएंट प्लस करते थे ना भाई? जी 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 सर। इसके लिए ओपनिंग इसको पिछले साल को कहेंगे ओपनिंग अकोमुलेटेड, और उस साल की डेप्रिसिएशन। उसको करने के बाद फिर आपके पास क्या आता था? ये क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, यानी उस साल का डेप्रिसिएशन, उस साल तक की डेप्रिसिएशन। अब ये वहां यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि पहले से मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कॉस्ट थी 25,000 रुपए और उस वक्त तक मेरी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 10,000 रुपए। कितनी थी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अब वो कहता है परचेज्ड न्यू प्लांट, मैंने न्यू प्लांट लिया, कितने का लिया? 20,000 रुपए का। कितने का लिया? 20,000 रुपए का मैंने लिया। और कहता है न्यू प्लांट दरमियान में ले लिया। भाई यहाँ पे खतरे की घंटी की एडिशन हो रही है। ये मेरा टॉपिक भी ये है कि डेप्रिसिएशन विद एडिशन ऑफ न्यू एसेट। पहले से मेरा चल रहा है, यानी ओपनिंग मेरा एसेट चल ही आ रहा है, दरमियान में कोई नया प्लांट ले लिया मैंने। अब कहता है डेप्रिसिएशन, मेरी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मेरी कैलकुलेशन मैं ओपनिंग, जी बताएं कोई इशू है? अच्छा नहीं सर कुछ। अच्छा देखो, अब वो कहता है प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मैंने अभी नहीं बनवाया आपसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी नहीं बनाया। हाँ मैंने आपसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो करवा सकता हूँ ना, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, मैं वही करवा देता हूँ आपसे। मैं वही कर रहा हूँ। मैं अब आपसे कहता हूँ कि दिसंबर, ये 2009 है, ये 2009 है। मैं कहता हूँ 2000 कैलकुलेट, मैं यहाँ पे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ 2009। बस मैं इतनी आपको बात, ये रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि आप ये डेटा से क्या करो, डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा सर उसने वो नहीं बताया, रेसिड्यूल वगैरह नहीं बताई, ये नहीं बताई, वो उसने क्वेश्चन में गिवन अलग से की थी, तो वो मैं अलग से देख लेता हूँ। उसने नहीं बताई तो जीरो कर लेते। मैं कहता हूँ अगर हम जीरो ना करें, ये मैं कहता हूँ ये सिनेरियो 1 में ले लेता हूँ। चले
फिर मैं ये ले रहा हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की सिनेरियो, ये आगे इसी इसी इंफॉर्मेशन का पार्ट। अब वो कहता है आप क्या करो, ये मेरे पे क्वेश्चन है, कहता है कि डेप्रिसिएशन मेथड यूज करो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करो, और डेप्रिसिएशन रेट उसने खुद दे दिया 10%, मुझे कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद दे दिया। और बेसिस कहता है फुल ईयर मेथड यूज करो, यानी फुल ईयर के मुराद है कि पहले जिस साल कोई न्यू एसेट लिया उसके ऊपर फुल ईयर लगाओ, फुल की फुल अमाउंट लगाओ, यानी उसके ऊपर आपने मंथ यूज जो है टोटल लेना है पूरा साल। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ ईयर वन। अब मैं सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे 2009 की डेप्रिसिएशन चाहिए। तब आप देखें जब भी कभी ऐसा सीन हो कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अलग गिवन हो और न्यू प्लांट अलग आए, तो आप डेप्रिसिएशन अलग अलग लोगे, ओपनिंग वाली चीजों की डेप्रिसिएशन अलग लोगे और जो न्यू प्लांट की डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट होगी। अब मेथड मेरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मेरा फॉर्मूला कौन सा लगना है, फॉर्मूला डब्ल्यूडीबी के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूडीबी के अंदर फॉर्मूला होता है कॉस्ट, किसी को अगर याद हो तो बताएगा, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर उसको मैं क्या करता था मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज, और फिर मैं कहता था मंथ यूज्ड ओवर टोटल मंथ्स, ये एक मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला होता था। अच्छा, यहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ पे जब आपने डेफिसिट करनी है ना, तो यहाँ पे चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, चार्ट बनाने की। अब ओपनिंग आपके पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ओपनिंग प्लांट कितने पड़े आपके पास, और न्यू प्लांट। देखो ओपनिंग प्लांट पे अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और न्यू प्लांट के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, और फिर हम इन दोनों का एंड पे क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे। 2009 के लिए मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए ओपनिंग के ऊपर कैसे कैलकुलेट होगी। ओपनिंग के ऊपर फॉर्मूला जब ये लगेगा वो कौन सा होगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, कॉस्ट माइनस, लेकिन कॉस्ट कितनी गिवन है, ओपनिंग की कितनी कॉस्ट है, 25,000 गिवन है, ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है 25,000। सर इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्लांट अलग से आया है, तो हम न्यू प्लांट के ऊपर उस साल के अंदर न्यू प्लांट के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन करेंगे कैलकुलेट, और जो पहले से एक प्लांट पड़ा हुआ है उसके ऊपर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे न्यू ओपनिंग पे पहले कैलकुलेट करता हूँ। ओपनिंग में देखो बताओ कि ओपनिंग प्लांट की 25,000 है, ओपनिंग कोई मेरी अकमुलेटेड थी पड़ी हुई, बिल्कुल पड़ी हुई है, मेरी अकमुलेटेड पहले से कोई पड़ी हुई है, मेरी जी सर 10,000 है। जी सर 10,000 10,000 वो ले लोगे डेली। रेट गिवन है, कितना रेट 10%, कितना है 10% आया रेट। और मेथड वो कह रहा है फुल ईयर लो, वो कहता है, वो क्या कह रहा है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। फुल ईयर मेथड है। जब मुझसे वो कह रहा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन लो, तो मतलब ये कहने का मतलब है 12/12, यानी पूरा साल यूज करो। आपने इसको करना ही, देखो थोड़ी सी मैं बाय मिस्टेक है, मैंने दूसरे पे ये बात करनी थी, मैंने अभी कर दी, अभी आप सारे म्यूट रहेंगे। देखो भाई ओपनिंग प्लांट तो आपका जनवरी 1 पे पड़ा हुआ है, डेट देखो कहाँ से पड़ा हुआ है, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 2009 तक की मैं डेप्रिसिएशन बताऊं तो 12 मंथ ही पड़ा हुआ है। उसके ऊपर तो मेरा इशू नहीं, उसके ऊपर तो फुल ईयर की बात करो ही ना, कि वो तो ऑलरेडी फुली पूरा साल मेरे पास पड़ा हुआ है। मसला कहाँ पे आएगा, न्यू प्लांट के ऊपर, एडिशन के ऊपर। जब आप एडिशन के ऊपर मैं यहाँ पे इसको सामने कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, और न्यू प्लांट जब मैंने लिया, न्यू प्लांट से मुराद है एडिशन, न्यू एडिशन जो मैंने नया एडिशन कर ली, उसके ऊपर मैं अलग से कैलकुलेशन करूंगा। इसके ऊपर मैं कैलकुलेट कर लूंगा, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ अभी। न्यू प्लांट की एडिशन देखो, यहाँ पे एडिशन मैंने कितने की है, कितनी है उसकी अमाउंट, एडिशन की कितनी अमाउंट 20,000 देखो जो एडिशन वैल्यू आती है ना, उस पे कोई उसकी कॉस्ट के अंदर से कोई अक्यूमुलेटेड माइनस नहीं करना। माइनस जो अक्यूमुलेटेड आपने कॉस्ट करनी होती है वो सिर्फ ओपनिंग वाले में से जो पहले पड़े हुए थे। भाई ये तो आज आया, जब ये आया ही आ जाए तो इसकी अक्यूमुलेटेड पहले तो पड़ी ही नहीं होगी, पहले जीरो होगी, इसकी क्या होगी अक्यूमुलेटेड, हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि इसकी अपनी लेनी है, इसकी अपनी तो है ही कोई नहीं, तो ये तो आज ही आ रहा है। रेट मेरा कितना है 10%, रेट मेरा कितना है 10%, और बस यहाँ पे टाइम प्रोपोर्शनेट मेथड लगना है या फुल ईयर। अब मेरा यहाँ पे जो मेरा मेथड यूज हो रहा है फुल ईयर है, वो क्या, ये मैंने लिया कब, ये मैंने ऐसे लिया कब, जुलाई में, कब लिया, जुलाई में। 1 जुलाई में। अगर ये टाइम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर रहा होता, अगर मैं मेथड यूज कर रहा होता टाइम प्रोपोर्शनेट मेथड,
तो मैं यहाँ पर जुलाई से वैल्यू कैलकुलेट करता, लेकिन मेथड में कौन सा यूज कर रहा हूँ, फुल ईयर। तो फुल ईयर में क्या होता है 12/12, क्या होगा 12/12। 12/12 आएगा। और इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे, ये आंसर इसका भी निकलेगा। उसने क्या किया असल में, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसमें ले देता हूँ, ठीक है। ठीक है 2000, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आई, मेरी इस साल डेप्रिसिएशन कितनी आई, 2000 कितनी, 2000 नहीं 2000 नहीं ना आई, मेरी डेप्रिसिएशन टोटल करनी है ओपनिंग के ऊपर 35,000 3500 भाई, 3500, ये देखें 3500। यही मैं कहने लगा था कि भाई इस सूरत हाल में जब कभी मेरा न्यू एडिशन हो जाए, मैं दोबारा बात बताने लगा हूँ, जब मेरे कभी न्यू एडिशन होती है तो पहले ओपनिंग के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, और जो मेरी नया एडिशन हो उसके ऊपर अलग कैलकुलेशन करता हूँ मैं, फिर उन दोनों को क्या करता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, प्लस। समझ आई? ये मेरा मेथड है फुल ईयर कंसिडरेशन। अगर यही मेरा क्वेश्चन हो और मैं कहता हूँ आप टाइम प्रोपोर्शन बनाओ, तो टाइम प्रोपोर्शन जब बनाओगे ना, तो तब इसकी कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा, देखते हैं। ईयर 2009 ओपनिंग, देखो ओपनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, ओपनिंग तो मेरा जनवरी 1 में पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है, जनवरी 1 में। जनवरी 1 से लेके ओपनिंग मेरा पूरा साल मेरे पास चला डेप्रिसिएशन, मेरा पूरा साल एसेट मेरे पास रहा है, तो वो मैंने 12/12 भी लेना है। मसला कहाँ पे आएगा, मसला न्यू प्लांट पे। न्यू प्लांट आपने कब लिया, जुलाई में। जुलाई 01 पे लिया। जब आपने वो जुलाई 01 में लिया है, तो तब आपके 12/12 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 8/12, 7/12, सॉरी, जुलाई से 6/12 सॉरी, 6/12 ये आएगा। तब आपका ये पहले की वैल्यू तो वही आ जाएगी। इन दोनों को मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखो टाइम प्रोपोर्शनेट के अंदर फर्क क्या आया। तो टाइम प्रोपोर्शनेट के अंदर आपके पास पहले में तो कोई ओपनिंग में तो कोई मसला नहीं हुआ। मसला क्या हुआ, जो मैंने न्यू लिया था उसमें, जो न्यू को मैंने पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया टाइम प्रोपोर्शनेट में, बल्कि मैंने आधा साल इस्तेमाल किया, 6/12 किया, तो वही वहां पे ये इशू आ जाएगा। 1000 आया था, तब मेरी कितनी आई डेप्रिसिएशन, 2500। यानी ये थी मेरी फुल ईयर कंसिडरेशन, ये मेरी थी फुल ईयर कंसिडरेशन, फुल ईयर बेसिस मेरी थी कि जिस साल परचेज करो फुल ईयर लो। लेकिन ये नीचे वाला जो मैंने यही कैलकुलेशन 2009 की, ये क्या की मैंने, टाइम प्रोपोर्शनेट। ये कौन सी है, टाइम प्रोपोर्शनेट, ठीक है, मेथड जो सा है। और फॉर्मूला देखो, याद करो, फॉर्मूला मैंने WDV वाला ही लगाया है, मैंने कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला मैंने WDV वाला ही लगाया है। अब एक क्वेश्चन और करें, यही वाला क्वेश्चन होगा, और मैं बाकी दूसरे मेथड से कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसमें और भी सिनेरियोस दिए हैं, मैं देखता हूँ क्या मेरा आंसर ठीक आया या नहीं आया। देखो ये डेफिनेशन आ रही है, ये देखो डेफिनेशन चार्ज कर रहे हैं, कितनी आ रही है बुक के 3500। लेकिन बुक ने ये नहीं, बुक ने देखो ओपनिंग NBV ले लिया, NBV कैसे किया है वो अब मैंने आपको फॉर्मूला सिंपल बताया, और 3500। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आई, आ गई सर, आ गई, ठीक है। अब आते हैं, देखो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, जब भी कभी ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हो तो ओपनिंग के ऊपर अलग से कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला अलग लगाते हैं, और तब चार्ट काम नहीं आएगा, तब चार्ट काम नहीं आएगा। चार्ट बना सकते हैं, लेकिन आप लोग चार्ट बनाते हो तो गलतियां करोगे। तब मैं कहूंगा कि आपके पास जो ओपनिंग वैल्यूज दी हैं उनके ऊपर खुद अलग स्कैटर इन्फॉर्मेशन करो, क्योंकि 1 साल की मांगी हुई है, मांगी उसने 1 साल की है, तब उसने मांगी 1 साल की है, तो फिर 1 साल बनाते वक्त आपको स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन में मसला नहीं होना चाहिए। अब टाइम प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मैंने वो भी कर लिया, क्वेश्चन में टाइम प्रोपोर्शनेट भी दिया हुआ है। देखो टाइम प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मेरा 2500 आया, बुक का देखते कितना आया, बुक का कितना आया 2500 आया, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब ये मेथड भी आपने सीख लिया, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जब भी कोई मेरी परचेज होती है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज हो उसके ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, और जो पहले से चीज पड़ी होती है उसके ऊपर अलग से कैलकुलेशन करता हूँ मैं। बस ये एक बेसिस याद कर लिया। अच्छा, फिर उन दोनों की जो डेप्रिसिएशन अलग अलग आती है उसको प्लस कर लेता हूँ, तो वो मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनेगी। वो मेरी क्या बनेगी,
डेप्रिसिएशन पूरे साल की, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बनेगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फॉर 2009 की स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन ये आएगी, और फिर ये यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, ये आएगा। और अगर मेरा मेथड होता है स्ट्रेट लाइन तो उस पर कर लेते हैं। वो कहता है कि यही क्वेश्चन यूज करो स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैं फिर ये यही मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन है, और यही मेरा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को उठा के लाता हूँ यहीं से, और यही मेरा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन आ गया, और ये मेरी बेसिस आ गई कि मैंने आंसर को यूज, बेसिस को यूज कैसे करना है, ये मेरी बेसिस है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कहता है यही वाली इन्फॉर्मेशन है, और कहता है जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 2009 की। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला साइड पे लिख लो। साइड पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा कोई? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और फिर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय मंथ यूज्ड, अगर मंथ यूज्ड डिवाइडेड बाय ओवर टोटल चले म्यूट कर ले। अच्छा, एक बात आप देखते हैं, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। हमें कॉस्ट भी गिवन है, हमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन। रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन तो जीरो कंसीडर करो। कितनी? जीरो कंसीडर करो। यहाँ पे कहीं इन्फॉर्मेशन में इस पूरे क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू की बात नहीं की तो मैं जीरो लूंगा। अच्छा, अब बात बहस करते हैं यूजफुल लाइफ। उसने यहाँ पे यूजफुल लाइफ भी नहीं दी, बल्कि उसने देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी जब कभी यूजफुल लाइफ गिवन ना हो तो आपको रेट दे देगा। कभी कभी आप उससे यूजफुल कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अब मैं आपको दोबारा बताने रहा हूँ। जब कभी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन हो और यूजफुल लाइफ गिवन ना हो तो रेट गिवन होगा, और रेट से आप लाइफ तक पहुंच सकते हो। रेट से आप लाइफ, यूजफुल लाइफ कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है 100% एक चीज वैल्यू होती है। आपको पता है एक चीज की वैल्यू 100% होती है। वो कहता है कि मेरी हर साल मेरी जो वैल्यू लूज करेगा, ऐसे 10% लूज करेगा। अच्छा, एक साल उसने 10% लूज किया, तो 100 को जब मैं डिवाइड करूं 10 के साथ, 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा 10 के साथ, तो कितने साल, कितने ये कितने आगे, ईयर्स आगे, कितने आगे, ये क्या है, ईयर्स। तो यूजफुल लाइफ उसने नहीं दी थी तो कोई मसला नहीं, आप चाहे रेट यूज कर लो। अगर रेट यूज नहीं करना तो लाइफ कैलकुलेट कर लो। यूजफुल लाइफ क्वेश्चन के अंदर नहीं दी थी, यहाँ कहीं भी यूजफुल लाइफ, बल्कि उसने डेप्रिसिएशन रेट दे दिया। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी रेट दे दिया, और फॉर्मूला तो मैंने आपको रेट का करवाया ही नहीं। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो करवाया ही नहीं। आपको पता है कि एक एसेट मुकम्मल तौर पर कितना चल सकता है? 100%। देखो, कोई भी चीज 100% चलेगी, खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज हमारी यही होती है, बेसिक यही होती है कि 100% चलेगा, खत्म। इससे आगे 101% कोई चीज नहीं होती। रिजल्ट आपका 100% आता है या उससे कम आता है। 110% कभी रिजल्ट नहीं आया होगा। अब मुझे पता है, मुझे परसेंटेज में एक चीज 100 होती है कि मुझे रेट उसने दिया 10%, मैंने 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, 100% डिवाइडेड बाय 10%, तो वैल्यू कितनी आई? 10। कितनी आई? 10। तो मतलब ये कितनी, ये क्या निकला है? लाइफ निकलाई। क्या निकलाई? लाइफ। परसेंटेज को ना मल्टीप्लाई करने बैठ जाना। देखो, मैंने परसेंटेज किया तो क्या है, डिवाइड करने बजाय उसने क्या कर दिया, 1000 बना दिया। तो आपने परसेंटेज नहीं लिखना, आप करना 100 सिंपल डिवाइडेड बाय 10, जितना रेट है, परसेंटेज ना लिखना। तो जब वो नहीं लिखोगे तो वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने आ गए? ये लाइफ आ गई। ये क्या आ गई? यूजफुल लाइफ। क्या आ गई? यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ। ये मैं इसलिए बताना था कि ये आपको बकायदा पहले से मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि ये वक्त के साथ जब क्वेश्चन इस तरह से मोल्ड करना पड़ता है, मेरे डाटा को मोल्ड करना पड़ा। अब यहाँ पे मुझे, अब आपकी मर्जी, चाहे यूजफुल लाइफ यूज कर लो, चाहे रेट यूज कर लो, बात एक ही है। मैं कहता हूँ आप लोगों की मर्जी, चाहे यूजफुल लाइफ करो, चाहे आप रेट यूज कर लो, कोई मसला नहीं। रेट भी कर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर यूजफुल लाइफ से डिवाइड करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, जब रेट से करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अब ये मसला है कि अगर रेट, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको रेट यूज करना पड़ जाए तो तब आपको ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। फॉर्मूला थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, वो WDV वाला WDV, लेकिन उसमें कम्युलेटेड होती है, जिसमें कम्युलेटेड होती नहीं है, जिसमें रेजिडुअल वैल्यू। फिर आपको फॉर्मूला से रेट आ जाएगा, परसेंटेज रेट, ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। और कभी अगर यूजफुल गिवन हो तो आपका ऑलरेडी यही वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे डिवाइड करना होता है। ठीक है,
तो ये अब मैं दोनों से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, दोनों से वैल्यू सेम आ जाएगी। वो कहता है 2009 की, वो उसने मुझसे सारे उसकी पूरी लाइफ की मुझसे उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करवा रहा, वो कहता है सिर्फ 2009 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। वो मुझे ये नहीं कह रहा कि पूरे सालों की करो, लाइफ की करो। ऊपर जितने भी मैंने चार्ट बनाए थे वो सारे सारे सालों की थी, यानी अगर एक मेरी 4 साल चलती थी, मैंने चारों सालों की कैलकुलेट की थी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ 2009 में। 2009 में देखो ओपनिंग वैल्यू अलग, ओपनिंग वैल्यू पे अलग कैलकुलेट होगी, ओपनिंग प्लांट या ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी पे आप अलग से कैलकुलेशन करोगे, और एडिशन पे, एडिशन यानी न्यू वाला जो चीज आएगी उस पर अलग से कैलकुलेशन करोगे। मैं मेथड यूज कर रहा हूँ फुल ईयर कंसिडरेशन, और मैं दूसरा भी यूज करूंगा, टाइम प्रोपोर्शनल भी यूज करूंगा। और मैं दूसरी बात यह है कि मैं दूसरी बात भी यूज करूंगा कि रेट लेके देखता हूँ और यूजफुल लाइफ को अलग अलग करके देखता हूँ। ये मेरा मेथड है फुल ईयर, और ये मैं अब यूज करने लगा हूँ। देखो फॉर्मूला, कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट मुझे पता है ओपनिंग की गिवन है 25,000, माइनस रेजिडुअल वैल्यू दी नहीं है तो 0, माइनस रेजिडुअल वैल्यू दी नहीं है तो 0। अब मैं यूज कर रहा हूँ डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय रेट वाला यूज कर रहा हूँ। रेट कितना 10%, और मंथ यूज आपको पता है जब फुल ईयर कंसिडरेशन होती है तो 12/12 पूरा साल लेते हो आप उस झंझट में पढ़ते नहीं, मंथ वाले झंझट में आप पढ़ते नहीं हो। तो एक आंसर इसका ये आ गया। फिर आपको पता है कि आपका एडिशन जो है वो भी इसी तरह होगा, लेकिन एडिशन की अमाउंट क्या है, एडिशन की अमाउंट कितनी है भाई, न्यू प्लांट कितने का है 20,000, 20,000। 20,000। आप वो वाला ले लोगे और उसके आप अच्छा फिर सर 12/12 क्यों ले रहे हो, क्योंकि फुल ईयर कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा यूज कर रहा हूँ, फुल ईयर। अगर यहाँ पे मैं टाइम प्रोपोर्शन ले लेता तो फिर मुझे मेरा होता मसला, फिर मुझे वो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम लेना पड़ता। तो मेरा कितनी आगे वैल्यू यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरी यहाँ पे इसने मुझे सम नहीं किया, इसने ये आगे, ठीक है ये कितना है 4500, डेफिनेशन कितनी आई 4500। तो न्यू को भी आपने फुल ईयर कंसिडर किया, ये मेरा था। अच्छा मैं सर फुल ईयर ही लगाता हूँ यहाँ से एक चीज समझ नहीं आई जी। सर, ये आपने इसे जो सम किया है ये किस तरीके से किया है, मतलब ये 45,000 ये कैसे, ये ऊपर होने से 2000 और 25 का आपने प्लस किया है? जी 20 मैंने ओपनिंग वाले पे जो डेप्रिसिएशन आई वो प्लस कर ली, और जो न्यू वाले पे डेप्रिसिएशन आई वो प्लस कर ली, ठीक। ये मैंने किया। जब भी क्वेश्चन के अंदर जब भी आपका ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट परचेज हो रहा हो, कि न्यू एसेट आ रहा हो, तो आपने ओपनिंग के ऊपर अलग से फॉर्मूला लगाना, अलग से चीजें निकालनी डेप्रिसिएशन, और क्लोजिंग और एडिशन के ऊपर अलग से कैलकुलेशन करनी। क्यों, क्योंकि मंथ्स भी आ जाते हैं और उसकी अपनी। सर ऐसा क्यों करते हैं, सर ये क्यों करते हैं, अलग अलग क्यों करते हैं, इकट्ठा कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो पहले वाला प्लांट ओपनिंग है उसकी वैल्यू 25,000 है, कितनी है 2500, और उसकी वैल्यू 20,000 है, वो वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा, सही। और टाइम और फुल ईयर में तो मसला नहीं आएगा, लेकिन हाँ सिर्फ स्टेट लेवल में मसला नहीं आएगा अगर आप प्लस कर भी दोगे आपस में, लेकिन मसला बाकी सारे मेथड में मसला आएगा कोई ना कोई। अब यही मेरा मेथड है, फुल ईयर है, और मैं लाइफ यूज करके देखता हूँ। क्या यूज करके देखता हूँ, लाइफ। रेट यूज नहीं करता। मैंने स्टेट लाइन के अंदर पहले कहा था रेट यूज कर लिया, अब स्टेट लाइन के अंदर मैं लाइफ यूज करूँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 10। ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला को मॉडिफाई किया और देखता हूँ क्या वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो गड़बड़। सेम आई 2500 जी सर। ओपनिंग की, और एडिशन की भी वही। तो अब एक बात आपने और सीखी, आपने सीखा कि अगर कभी स्ट्रेट लाइन मेथड हो और लाइफ की बजाय रेट गिवन हो तो रेट भी अप्लाई कर सकते हो, तो रेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सही है। और दूसरा आपने तरीका क्या सीखा, अगर आपका दिल ना माने कि सर हमें रेट नहीं करना, हमें तो हमारी तो एक रट है कि हमने भाई लाइफ ही यूज करनी है, तो रेट को कन्वर्ट कर लो लाइफ में। रेट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रेट गिवन हो उस 100 को लो और 100 को उस रेट के साथ डिवाइड कर दो, जो रेट गिवन है उसके साथ क्या कर दो, डिवाइड, बस डिवाइड, यानी 100 डिवाइडेड बाय रेट गिवन, और परसेंटेज नहीं लगानी साथ में आपने। मिसाल के तौर पे आपके पास कहता है कि रेट गिवन है 33%, कितना है 33%। सर मैं कहता हूँ यूजफुल कैलकुलेट करो, मैं कहता हूँ यूजफुल बनाओ, यूजफुल बताओ, यूजफुल लाइफ बताओ। आपसे कहते हैं यूजफुल लाइफ बताओ, आप क्या करोगे, आप करोगे 100 डिवाइडेड बाय 33, तो कितने आएगा, आंसर देख लेते हैं, भाई शोर आ रहा है, बंद म्यूट कर लेते हैं पहले म्यूट कर लें। तो कितने आए 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, कितने आए
ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। सही है। तो ये आपके क्या आगे कि हाउ टू कन्वर्ट द रेट इनटू द यूजफुल लाइफ, या फिर हाउ टू यूज रेट इनटू स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट भी अप्लाई हो जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर यूजफुल लाइफ भी अप्लाई होती है। भाई ये म्यूट कर लेता हूँ, अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब 1 घंटे 9 मिनट की हो गई है। अब आपको कम से कम इतना पता चल गया कि एडिशन जब हो रही हो तो हमें 1 साल की, देखो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ चार्ट ना बनाओ इस जब एडिशन हो रही हो, बिल्कुल ना बनाओ। हाँ तब मसला हो जाएगा अगर वो आपसे कहे बिल्कुल नहीं, ठीक है सही है, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, ओपनिंग के ऊपर अलग से, एडिशन के ऊपर अलग से ये कर लो। मैं कहता हूँ एक और चीज, मैं आप यहीं पे क्वेश्चन कहता, मैं कहता हूँ क्वेश्चन यही है, सारा कुछ यही काम है। मैं कहता हूँ मुझे बताओ 2009 की अकोमोलेटेड डेफिसिट क्या, 2009 की क्या करो, accumulated deficit। यहाँ पे आप फंस जाओगे थोड़ा सा, डेफिसिशन, यहाँ पे आप कंफ्यूज का शिकार हो जाओगे। सर इस साल की कितनी मेरी डेफिसिशन आई है, इस साल की मेरी डेफिसिशन कितनी आई है 4500, कितनी आई है 4500। और क्वेश्चन के ऊपर कितनी पड़ी है, ओपनिंग डेफिसिशन कितनी है, अकोमोलेटेड डेफिसिशन कितनी है 25। नहीं 10,000 है भाई। तो आप उसको कर लो तो फिर आपकी अकोमोलेटेड आ जाएगी, अगर आपको ये तरीका पता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। अगर नहीं पता तो क्या, क्यों ना मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट में ही एक करके दिखा दूँ, चार्ट में देखें क्या बनता है। चलो एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, आपके सामने मैं करता हूँ। मैं चार्ट को ही हम देखते हैं और उसमें मैं कहता हूँ कि चार्ट को लेते हैं, आप ये पढ़ा हुआ चार्ट, और इसमें सारी चीज़ें मैं यहाँ पे खुद ही कर, बुक वैल्यू भी यहीं से आ जाएगी, आपकी कम्युलेटिव भी डेफिसिट भी। मैं कहता हूँ जनवरी 01 पे मैंने एक एसेट मेरे को पड़ा हुआ था 25,000 की, कितनी कॉस्ट थी उसकी 25,000। डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता कितनी थी, अकोमोलेटिव मुझे गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 25,000 की, क्वेश्चन के अंदर 10,000 सॉरी, कितनी है, कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10,000। और मैं कहता हूँ ओपनिंग इसकी बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी हुई, ये वाली हुई 25 माइनस 10, ओपनिंग आ गई है। अच्छा मैं कहता हूँ फिर आ गया जुलाई की तरफ, फिर मैं आ गया जुलाई 01 में, मेरे पास कहता है, मैं कहता हूँ जुलाई 01 में मैंने एक एडिशन की है, जुलाई 01 में मैंने एडिशन की है कितने की 20,000 की, कितने की 20,000 की। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो गया, हो जाएगा, थोड़ा सा मेरा इशू हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कि मैं कैसे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करूँ जो आपको समझ आ जाए। वो ये होगी कि आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाओ तो ओपनिंग लिखो यहाँ पे ऐसे, ओपनिंग, और फिर लिखो यहीं पे ये एक कॉलम में ओपनिंग, आप कह दो कि 2009 है, 2000 डेफिसिट 9 है, ये क्या करने रहा है 2009, और ओपनिंग, और फिर ओपनिंग के लिए आप फॉर्मूला लगा दो वही वाला। अच्छा ठीक है सही है, ओपनिंग के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो वही वाला, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ये वाला जो है ये वाला ऊपर वाला ले आता हूँ, ओपनिंग लिख दो ठीक है, और उसकी वैल्यू लिख दो। वैल्यू आपको पता होगी क्या है, ये है 2500। और फिर आप क्या कह दो, फिर आ जाओ एडिशन के ऊपर। एडिशन उस साल में दो बातें, ओपनिंग के ऊपर अलग और एडिशन के ऊपर अलग कैलकुलेशन। एडिशन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने, चार्ट में अगर हम करें तो ये आ जाएगा ठीक है, और इसका मुझे पता है ये हो गया, और इसकी मुझे डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी 2000 ठीक है। अब मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई, मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई 25 प्लस 2000, तो मेरा अकोमोलेटिव कितना था 10,000 प्लस 2500 प्लस 20 ठीक है। फिर आपको चार्ट कुछ इस तरह से खुद ही मोल्ड करना पड़ेगा खुद से। तो फिर मैं बुक वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप क्या करोगे, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट फिर इतनी नहीं ना रहेगी 25,000, फिर कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी 25 प्लस 20, कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। आप ना स्कैटर इन्फॉर्मेशन यूज करो, यहाँ पे काम इसलिए नहीं आएगा कि मोल्ड करना पड़ जाएगा और आपके लिए इतना वो है नहीं, इतना स्कोप नहीं है, मतलब स्कोप से मुराद है कि आपका वो लेवल अभी नहीं है कि वो आप जो है आपसे इतनी बातें मांगे, आपसे एक साल की मांगेगा। मैं फिर बता दूं, आपसे वो कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की कितने की मांगेगा, एक साल की, कितने सालों की, कितने एक 1 ईयर की मांगेगा।
और 1 ईयर में अगर ओपनिंग ही आ रहा है तो ओपनिंग के ऊपर अलग कैलकुलेट करो, अगर एडिशन आ रहा है तो एडिशन के ऊपर अलग कैलकुलेट करो। फिर ख्याल रखो मेथड कौन सा है, फिर ख्याल रखो कि आपसे टाइम प्रोपोर्शनेट मांग रहा है या फुल ईयर मांग रहा है। अगर टाइम प्रोपोर्शनेट मांग रहा है तो एडिशन के ऊपर मसला हो जाएगा, अगर टाइम प्रोपोर्शन मांग रहा है तो एडिशन के ऊपर आपको मंथ यूज लेने पड़ेंगे, 12/12 नहीं लेना पड़ेगा। फिर फुल ईयर में तो 12/12 ले लेते हो, लेकिन टाइम प्रोपोर्शनेट में आपको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, मैंने पॉज की हुई है, लो ये क्या बात हुई, मैंने कब से पॉज की है? सर आपने कहा था क्वेश्चन कर लेते हैं तो तब कर देते हैं। चले मैं क्या करवाने वाला हूँ, ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि अगर कभी हो एडिशन आई हो न्यू तो कैसे कैलकुलेट करनी। अब हमारा जो टॉपिक का मेन रह गया ना वो ये रह गया भाई कि अब हमने एंट्रीज बनानी है डेप्रिसिएशन की, टी अकाउंट बनाना है, एंट्रीज बनानी है, और हमें क्या करना है, हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। मैं आपके सामने पता क्या करता हूँ, अब ये रुके, मेरा टॉपिक है भाई, मेरा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, मुझे पता है, और मैं आज आपके सामने एक चीज करता हूँ कि जब भी डेप्रिसिएशन का टॉपिक हो ना तो टी अकाउंट बड़े लाजमी है, बड़े ही लाजमी है। आपको पता है कि आपके सामने 3 बातें रखी जाती हैं, एसेट लेते हो तो एसेट देखो, जब टी अकाउंट इन डेप्रिसिएशन, 3 अकाउंट लाजमी है, 3 अकाउंट लाजमी, टी अकाउंट इन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक तरह का आप रट्टा लगाना चाहो रट्टा लगा लो, समझना चाहो समझ लो, ये टी अकाउंट बनने ही बनने लाजमी, ये बनने ही बनने, मतलब आप इनसे हिल नहीं सकते। और मैं आपके सामने वो तीनों टी अकाउंट बना देता हूँ एक दफा, और उसको फिर मैं कह देता हूँ कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैं मैक्सिमम पुट कर देता हूँ, और आपने क्या करना है उसको याद कर लेना है, उस इंफॉर्मेशन को किया कि कौन सी चीज किस साइड पे लिखनी है। अगर इस तरह से याद कर लोगे तो आपके लिए इजी होगा कि आप उसको ग्रैब कर लो, आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन इधर ही लिखनी है, आप उधर ही जाके लिखोगे। अगर टी अकाउंट बनाने के लिए आपको दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो आप टी अकाउंट के अंदर जब इन्फॉर्मेशन जैसे ये 4500 है, ये कहाँ लिखना है टी अकाउंट के अंदर, अगर आपको चीज पता होगी तो आप वो कर लोगे टी अकाउंट के अंदर। ठीक है, सही है, ठीक। अब मैं बताता हूँ, अब मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ कि टी अकाउंट से मुराद है कौन कौन से लेजर मुझे डेप्रिसिएशन में बनाने पड़ जाते हैं। नंबर वन जो आपको बनाना पड़ जाता है वो है एसेट का टी अकाउंट, एसेट का अकाउंट, कोई भी एसेट मशीन। जी सर। जी क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? दूसरा जो टी अकाउंट या लेजर आपको बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और तीसरा जो आपको टी अकाउंट बनाना पड़ जाया करेगा वो हमेशा याद रखिए डेप्रिसिएशन का टॉपिक। ठीक है, अच्छा ये मेरे टी अकाउंट मैंने 3 बनाने हैं। अब मैं बात यहीं पे आज खत्म। अच्छा अब बता कि मैं बात आज हमने आउटपुट मेथड, हमने इरेजर मेथड सीखा, फिर मैंने आपको ड्यूरिंग द ईयर जब हम करते हैं कैलकुलेशन एडिशन की तो वो कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी वो सीखी। और आज मैं आपके लिए स्पेसिफिक कर एक और क्लास अरेंज कर लेंगे या सुबह अरेंज कर लेंगे, उसमें क्या करवाऊंगा, इनके अंदर एंट्रीज कैसे करनी है वो कर देंगे, क्योंकि एक दिन में खत्म नहीं हो सकता डेप्रिसिएशन, और आपके लिए माइंड में भी मैस क्रिएट हो जाएगा। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन टी अकाउंट याद रखो, एसेट के अकाउंट के अंदर ये 3 बातें लाजमी आनी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एसेट का टी अकाउंट बना रहा हूँ, और ये मैं एक नीचे से, ये बल्कि साइड में बना लूँ या नीचे बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, एसेट का आ गया। फिर दूसरा जो टी अकाउंट में बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बल्कि इसको पहले डेबिट एक साइड पे और क्रेडिट, ये आ गया क्रेडिट। और आप क्या करोगे, इनमें इंफॉर्मेशन पुट, ये एसेट में मैं कहता हूँ ये एसेट अकाउंट आ गया, और इस पे पता है कि डेट आएगी सबसे पहले, और फिर पर्टिकुलर आते हैं, पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट यहाँ पे दिखाते होते हैं हम कि कितनी अमाउंट है, तो डेबिट पे कितनी अमाउंट लिखनी है। और यही 3 बातें आपकी होती हैं क्रेडिट साइड पे। टी अकाउंट के अंदर ऐसे डेटा स्कैटर होता है, अगर आप लोगों ने पहले से किया तो इसको आप देखेंगे लेजर ऐसे ही बनते हैं, लेजर में आपने चीज़ें इसी फॉर्म में अपने ऑपरेट करनी होती है। अच्छा एक एसेट की टी अकाउंट बना दिया, अब इसमें डाटा कौन सा है ना मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी सी देर में बताऊंगा। दूसरा जो टी अकाउंट बनेगा वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और इन्फॉर्मेशन ऐसी आई अक्यूमुलेटेड, मैं सिर्फ टाइटल चेंज करना है, बाकी मेरे टी अकाउंट की शक्ल हुई है डेप्रिसिएशन, या इसका दूसरा नाम क्या है,
भाई याद रखो, इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह दें या फिर इसका दूसरा नाम कह दें अलाउंस। प्रोविजन कह दें या अलाउंस कह दें, याद रखें। एक मिनट, ये मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह दें या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कह दें, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, बात एक ही आती है, नाम एक ही है। उसका दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, तीसरा जो अकाउंट बनना है, हमेशा याद रखें डेप्रिसिएशन के टॉपिक में जो तीसरा अकाउंट बनता होता है वह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। हम हर साल तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हर साल जब डेप्रिसिएशन, देखो चार्ट के अंदर जो जो कॉलम थे आप देख रहे हैं, चार्ट के अंदर जो जो कॉलम थे क्या वही उनके अकाउंट नहीं बन रहे? उसी वही बन रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन। अब मैं पुट करता हूँ, देखो डेप्रिसिएशन के अंदर इंफॉर्मेशन, एसेट के अंदर हमेशा याद रखिए ओपनिंग इस तरफ आएगा, आप याद कर लो, ओपनिंग इस तरफ आएगा और एडिशन इस तरफ आएगी। न्यू प्लांट इस तरफ आएगा डेबिट साइड पे, स्लैश एडिशन इस तरफ आएगा, और क्लोजिंग हमेशा इस तरफ जाएगी। क्लोजिंग इस तरफ जाएगी, क्लोजिंग यूजुअली इस तरफ जाती है और इसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। एडिशन की अमाउंट इधर लिखते हैं और ओपनिंग की अमाउंट भी उधर लिखनी इधर आनी, ठीक है। ये एक मैक्सिमम चीज। अच्छा, ये नॉर्मल मेरा एसेट अकाउंट बन गया। इसके अंदर एक अजाफी इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ, वो हमने बाद में करनी है, वो अभी टॉपिक नहीं है, वो मतलब अभी इसके बाद जब ये टी काउंट हो जाएंगे, एंट्रीज हो जाएंगी, फिर वो शुरू होगा। लेकिन एसेट के अंदर ये मैं आपने परेशान नहीं होना, इसके अंदर एक चीज और आएगी, वो है एसेट के अंदर डिस्पोजल। सर वो डिस्पोजल क्या होती है वो बाद में देखेंगे, अभी वो भी आना। मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ ताकि आपको टी काउंट याद हो जाए कि एक एसेट के टी काउंट के अंदर कौन कौन सी मैक्सिमम चीजें आती हैं। भाई एसेट का पिछले साल का ओपनिंग, एसेट का उस साल का क्लोजिंग, एसेट का उस साल की न्यू प्लांट जो लिए वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, वो ऐड हो रहे हैं। और डिस्पोजल का मतलब है कोई चीज सेल होना। जब कोई मेरा एसेट सेल होगा तो एसेट का कम नहीं होता। जब कोई मेरा एसेट सेल होता है तो एसेट कम नहीं होता था। मिसाल के तौर पर मेरे पास मशीनरी पड़ी थी, वो मशीनरी मैंने निकाल देनी है, तो एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाते, तो इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है डिस्पोजल का मतलब सेल। डिस्पोजल का मतलब है सेल, ठीक है, सेल, ठीक है। फिर अकम्युलेटेड में क्या दिखाएंगे? अकम्युलेटेड में भाई माइक म्यूट कर लें। अकम्युलेटेड में ओपनिंग इस तरफ, याद रखें अकम्युलेटेड में ओपनिंग इस तरफ, और जो उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होती है, जो उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होती है वो इस तरफ। ये देखिए कैसे सर ये क्या करवा रहे हैं, ये आप फिलहाल के लिए रटा लगा लें, लेकिन कल जब आप करोगे, हम जब एंट्रीज बना रहे होंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इन्फॉर्मेशन पास कैसी हो रही है। क्लोजिंग आएगा, 4 बातें, देखो टोटल 4 बातें आपकी एसेट अकाउंट में आनी है, टोटल 4 बातें आपके क्रेडिट में आनी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन इधर, और इधर एक और चीज आया करेगी डिस्पोजल। सर यहाँ पे भी डिस्पोजल, बिल्कुल डिस्पोजल को क्या होगा वो बाद में, डिस्पोजल अकम्युलेटेड, डिस्पोजल की अकम्युलेटेड, ठीक, वो यहाँ पे आ जाया करेगी, ठीक। और फिर डेप्रिसिएशन के अंदर सिर्फ एक बात आया करेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में सिर्फ एक बात होती है, वो क्या होती है, आपने सिर्फ ले लेना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और बस खत्म। इसमें एक बात आएगी। और इसको जो क्लोज करोगे, याद रखो जब एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हो, एक बात मैं आपको बता दूं, इनकम स्लैश एक्सपेंसेस, इनकम स्लैश एक्सपेंसेस, आपके इनकी नो ओपनिंग, इनकी कोई ओपनिंग नहीं होती भाई। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इनकम और एक्सपेंस नेचर वालों की अकाउंट की, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ऊपर वाला एक्सपेंस नहीं था, एसेट एसेट था। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई नेचर नहीं थे हम, वो ना इनकम में ना एक्सपेंस में आता है, वो अलग से इसकी नेचर हाइब्रिड नेचर एक तरह की। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि ये एक्सपेंस होता है, तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, इनकम और एक्सपेंस वाले जो अकाउंट होते हैं उनकी कोई ओपनिंग नहीं होती, हाँ बट हैव क्लोजिंग, बट हैज क्लोजिंग नेम्ड एज, उसका नाम लिखते हैं, उसका नाम क्लोजिंग नहीं लिखते, उसका नाम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसका नाम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये याद रखने के बाद कि जब मेरी डेप्रिसिएशन होती है, उसका जब क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग नहीं लिखेंगे बल्कि उसका नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और वो अपोजिट ही आएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी ये आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने क्या करना है आज के डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर जो 3 अकाउंट बनने हैं, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है जो इनके अंदर जाया करनी है, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो इसके अंदर और जानी है। आप याद क्या करना है आपने, आप याद कर लो
कि एसेट के अंदर ओपनिंग किस तरफ जाना है, क्लोजिंग किस तरफ जाना है। एसेट के अंदर जब क्यों न्यू एडिशन आ जाए तो किस तरफ लिखते हैं, वो इस तरफ लिखते हैं। अब एसेट के अंदर कोई चीज सेल हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, उसको किस तरफ लिखते हैं। अब फिर आ जाए कम्युलेटिव की तरफ। कम्युलेटिव में आपने ये याद कर लेना है कि भाई ओपनिंग मेरा किस तरफ होता है और क्लोजिंग मेरा किस तरफ होता है, और अगर उस साल की जो डेप्रिसिएशन आती है वो किस तरफ लिखते हैं। और अगर मेरा डिस्पोजल हो रहा, कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो उसकी कम्युलेटिव जो डेप्रिसिएशन है वो मैं किस तरफ से निकालता हूँ, वो ये आ जाएगी। और इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाए तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि भाई डेप्रिसिएशन जब आए, डेप्रिसिएशन जिस साल के हो तो वो डेबिट में लिखनी है, डेबिट में लिखनी है, और क्रेडिट में आप क्लोज करते हो तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हो, और प्रॉफिट एंड क्लोजिंग की बजाय नाम क्या देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर समझ आ गया। सर लास्ट वाला एक बार बताइएगा। लास्ट वाला कौन सा, डेप्रिसिएशन वाला? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूँ फिलहाल, ये रट्टा नहीं है, सारी चीज इंट्री से पास होनी है, लेकिन इंट्रीज मैं आपको कल बनवाऊंगा या आज में थोड़ी देर में, अभी टाइम ज्यादा हो गया वैसे 9:20 हो गया, कल करेंगे इंट्रीज। आज सिर्फ इतनी सी बात याद रख लें कि जब भी मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। जब जिस साल का, जैसे मैंने ये 4500 लिया ना, ये जो जैसे ये क्या आया इस साल डेप्रिसिएशन कितनी आई मेरी, ये क्वेश्चन के अंदर कितनी आई थी, कितनी आई भाई, 4500 4500 को दो जगह पे लिखोगे। कहाँ पे, एक अक्यूमुलेटेड के अंदर यहाँ पे, एक अक्यूमुलेटेड के अंदर यहाँ पे 4500 को, और एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में यहाँ पे। समझ आई? ओके सर। ठीक है, और वो कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है, कौन सी चीज क्रेडिट में लिखनी है, याद कर लो अकाउंट के अंदर। अच्छा, फिर आपने फिर मैंने कहा कि इनकम और एक्सपेंस नेचर के अकाउंट की कोई ओपनिंग नहीं होती, इसलिए मैंने कोई ओपनिंग नहीं दिखाई, लेकिन उनकी क्लोजिंग होती है, उनको क्लोज करते हैं। लेकिन जब उनको क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग का नाम हम क्लोजिंग नहीं लिखते। जैसे ऊपर देखो, अक्यूमुलेटेड मैंने क्लोजिंग लिखा हुआ था, एसेट भी मैंने क्लोजिंग अकाउंट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्लोजिंग की जगह नाम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्यों करते हैं ऐसे इसलिए करते हैं कि इनको हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये चीज इनकम स्टेटमेंट जाती है। इनकम स्टेटमेंट दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बस आज आपने 3-4 आपने क्या बातें, मैं ओवर भी देता हूँ कि आपने किया क्या है आज आपने क्या, देखो आज हमारा सब ये डिजिट मेथड हो गया, ये दोनों ये भी हो गया, ये भी हो गया, और फिर मैंने टी अकाउंट, फॉर्मेशन ऑफ टी अकाउंट, ये भी मैंने बना दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब मेरी चीजें रहेगी एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करनी है। देखो जब आप टी अकाउंट याद कर लोगे ना तो अल्टीमेटली रट्टा तो आप लगा ही लोगे, लेकिन अब मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा, कल मैं करवाऊंगा एंट्री, यानी एंट्री से पता चलेगा क्यों डेबिट में जा रही चीज, क्यों क्रेडिट में जा रही है। सही है, वो वाली बात रहेगी है। और फिर हमारी आखिरी चीज रहेगी है कि अगर कभी हमारा एसेट सेल हो रहा हो, यानी देखो कम्प्लेक्स होती जा रही, डेप्रिसिएशन कम्प्लेक्स होती जा रही है। सर ऐसा क्यों करते हैं, देखो एक एसेट जब आपने लिया तो एसेट का क्या हुआ, आपने उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर दी। लेकिन फिर एक और बात टॉपिक में डाली, भाई म्यूट कर लें काइंडली, म्यूट नहीं है ये, शोर नहीं आ रहा कहीं से, शोर आ रहा है? नहीं सर। अच्छा अब देखते हैं, देखें जी, अब मैं बताने जाऊँ, देखो कैसे डेप्रिसिएशन कम्प्लेक्स होती जा रही है। आपके पास एक दफा एक एसेट आया तो आपने डेप्रिसिएशन सारे साल की कैलकुलेट करना सीख ली थी, कल जो हमने बात की थी। आज हमने जो बात करनी की मैंने कि उसके अंदर एडिशन डाल दी, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर एडिशन भी हो रही है, यानी कि रास्ते में कहीं पे एडिशन भी नया चीज भी आ रही है, तो उसके ऊपर उसके मिला के उसके साथ कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो सीखा कि पहले ओपनिंग वाली चीज पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर जो न्यू एडिशन हो उस पर कैलकुलेट करते हैं, रेट शीट गिवन, और फिर मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट मेथड के अंदर रेट भी यूज हो जाता है। और रेट के आपको रेट दिल मन करे तो रेट यूज कर लो, नहीं दिल करता तो आप लाइफ में कन्वर्ट कर लो, लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको टी अकाउंट्स बता दिया कि भाई तीन टी अकाउंट लाजमी बनाया करने, एसेट, डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड, उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कौन सी पुट करनी है वो बता दी। कल हम करेंगे एंट्रीज, क्या करेंगे, एंट्रीज कल या सुबह टाइम रख लें। सुबह पता क्या होता है, आज लाइव चलेगी थी, सुबह 7 बजे करना 7 बजे कर लें, अगर कल शाम को करनी है इस टाइम तो इस टाइम कर लें। सही है, तो फर्स्ट बस ये टाइम नहीं है, आपको इजी है तो फिर यही ठीक है। जी सर, जैसे आप ना सकें। चलें
चलिए मैं बता दूंगा, ये एंट्रीज कल हमने सीखनी है। आपका डेफिनेशन का टॉपिक आपका खत्म होता जा रहा है, एंट्रीज खत्म हो जाएगी, फिर एक चीज आएगी डिस्पोजल। देखो जब डिस्पोजल होगा तब उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन के टोटल के अंदर 4 अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ डिस्पोजल हो तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे, डिस्पोजल अगर नहीं हो तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर ना हो तो हमें ये 3 अकाउंट लाजमी बनाना पड़ेंगे, टी अकाउंट्स। तो ये सारी बातें थी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसकी आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग मेरी हो गई है जितने भी है, ओके सर। लेकिन उसके लिए रिकॉर्डिंग 1 घंटा 19 की है, और काफ़ी मैंने बातें तो काफ़ी की हैं, 9:45 से लेके 9:20 तक, 7:45 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटे का हो गया ना। हाँ जी 1.5 घंटा हो गया है, तो 1 घंटा 19 मिनट, बिल्कुल ठीक है। जब मैंने पॉज भी किया, तो कोई और बात कोई पूछनी है तो पूछनी है भाई, कोई क्वेश्चन अगर क्यूरी है तो वो पूछ लें, आप लोग पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्यूरी है किसी और बंदे की बताएं। सर रात को क्लास स्टार्ट करनी है 8 बजे, ये क्लास रात को स्टार्ट हो सकती है? कब? 8 बजे रात को? मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। यस सर, यस सर, मैंने पूछा कि ये रात को जो क्लास स्टार्ट होती है ये कितने बजे हुआ करेगी, इस बारे में बता दें। जो अगर शाम के टाइम में कभी क्लास ली ना, तो शाम के टाइम में क्लास लूंगा 7:30 से 7:45 के दरमियान में मैं शुरू करूंगा, ठीक है। जैसे आज लोग आते रहे हैं तो इसी टाइम में। और अगर मैंने सुबह ली तो सुबह 7 बजे, क्योंकि शाम में मैं जॉब से आ रहा होता हूँ, तो जॉब मेरी वो यानी कि वो इतने बज जाते हैं, 7:30 हो जाते हैं। ओके सर। सर जो कल आपने हमें साथ साथ एमसीक्यूज बताए थे, जो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। जी जी क्या कह जो रहे हैं? आपने कल हमें एमसीक्यूज बताए थे साथ साथ ही पढ़ते वक्त, जी तो उनसे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो लेकिन जब उसकी भी आप हमें कोई लेक्चर करवाते हैं तो आखिर पे चाहे 3-4 ही करवा दिया करें, लेकिन एमसीक्यूज उससे रिलेटेड जरूर करवा दिया करें। ठीक है। अच्छा मैं इसके एमसीक्यू बताना चाहूँ, मैं चले बता देता हूँ। इसमें एमसीक्यू अभी बना देते हैं। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, वो कहता है, देखो यही तो एमसीक्यू है कि 1 साल का वो डाटा मांग रहा है। आपको कहता है जी 2009 के मुझे बता दो कैलकुलेट, आपको ये डाटा गिवन है, वो कहता है जी कैलकुलेट कर दो, ये एमसीक्यू भी क्रिएट करो, समझ लो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, समझ लो। ये लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होगा, ये एमसीक्यू ही ले लें, इसको क्या लें, एमसीक्यू ही। मैं कहता हूँ आप कैलकुलेट, जो हमने ये कैलकुलेशन की है ये एमसीक्यू ही है, क्योंकि इतनी ये छोटी सी बात थी कि ईयर ओपनिंग में मैंने अलग ली, न्यू एडिशन पे मैंने अलग ली, तो इसका टोटल कर दिया। ये एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन है, इसी तरह से एमसीक्यूज आएंगे। ये एमसीक्यू में भी यूज हो सकता है, शॉर्ट में भी यूज हो सकता है, लॉन्ग में ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग के लिए वो आपसे क्या मांगेगा, फिर अकाउंट भी मांगेगा, टी अकाउंट्स भी मांगेगा। क्या मांगेगा? टी अकाउंट्स भी मांगेगा। वो आपसे अकोमोडेटर का टी अकाउंट मांगेगा, वो आपसे एसेट का टी अकाउंट मांगेगा, वो आपसे डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट मांगेगा, और इन्फॉर्मेशन आपसे रेलिवेंट जगह पे पुट करनी होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसी जगह पे जो मैंने टी अकाउंट आज आपको बना के दिखाया ना, इसको रट लो। अगर डेप्रिसिएशन का टॉपिक रटना है तो ये रट लो, एक तरह रटना है तो रट लो। अगर आपने इंट्रीज करनी है तो इंट्रीज के हिसाब से कर लेंगे, कल भी कर लेंगे। एक दफा रट लोगे तो फिर इंट्रीज आप पास करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी जगह इंट्रीज भी, ठीक है। ये चीजें, ये टी अकाउंट्स है, ये मैक्सिमम चीजें हैं जो एक एसेट के अकाउंट में आती है, मैक्सिमम चीजें जो अकोमोडेटर में आएंगी, ये मैक्सिमम चीजें जो डेप्रिसिएशन में जाएंगी। और कल हम एक और टी अकाउंट बनाना सीखेंगे, वो किसका होगा, डिस्पोजल का। किसका? इन्फॉर्मेशन पुट नहीं कर रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन में पुट नहीं करने वाला, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन में ये इतने हो सकते हैं, इतने टी अकाउंट बन सकते हैं, सही है। तो चले आज के इतने एंड करते हैं, और बस इसको मैं स्लाइड्स अभी मैं सीधी करके मैं आपको ये अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ओके चलो।